चैप्टर 51 से 60 तक। वो बॉस सोचता है उसने शैडो हिडन टेक्निक को समझ लिया, इसका मतलब उसमें कुछ तो बात है, और ऊपर से उसके पास हाई लेवल के बीस्ट भी हैं। वो बॉस अभी इतना सोच ही रहा था कि उसे वंशहेड की तरफ से बुलावा आता है। वो जल्दी से वंशहेड के कमरे में पहुंचता है और फिर घुटने पर आकर कहता है, वंशहेड को मेरा नमन। वंशहेड कहता है, मुझे उस लड़के के बारे में बताओ जिससे वाणी मिलने जाती थी और उसके लिए लंच भी लेकर जाती है। बॉस अब सब कुछ बता देता है जो भी उसे पता था। वंशहेड के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, भला वाणी की पसंद एक मामूली इंसान कैसे हो सकता था। उसने शैडो हिडन टेक्निक को समझ लिया और उसके पास हाई लेवल के बीस्ट हैं। इंटरेस्टिंग। ये तो मुझे उसके बारे में और भी जानने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं अब उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर उसकी पहचान क्या है। मैंने कभी किसी सिंह वंश या फैमिली के बारे में तो नहीं सुना, और न ही कभी सिंह वंश वाले किसी व्यक्ति से मिला। अगर ये फैमिली या वंश इतने पावरफुल हैं तो जरूर मशहूर हो जाते हैं। बॉस भी कहता है, हाँ आपने सही कहा वंश हेड, मैंने आज तक किसी भी सिंह वंश के बारे में नहीं सुना। क्या ये उन मिस्टीरियस वंश से हो सकता है। वंश हेड नमे सिर हिला देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टीरियस वंश में जो वंश आते हैं उनमें भी कोई सिंह वंश नहीं था। वो कहते हैं, कहीं वो कोई दूसरे बुरे सेक्ट का भेजो कोई जासूस तो नहीं है जो वाणी के बारे में जानता हो और ऐसे नाम बदल कर रह रहा हो जिसके बारे में पता लगाना भी मुश्किल हो। वो बॉस कहता है, नहीं ऐसा होने के चांस बहुत ही कम है। किसी को मिस का नाम तक नहीं पता है तो ये बात पता होना कि वो रावत वंश से हैं नामुमकिन है। और वो लड़का, जैसा कि मुझे मार्केट वालों से पूछताछ में पता चला, वो बहुत ही अच्छा है, सबकी मदद करता है, मार्केट के लोगों के बीच में उसका बहुत सम्मान है। और ये भी बात है कि उसे पहले मिस ने ही बुलाया था। ये तो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ऐसा लड़का वहाँ जंगल में अकेले रहता है तो ये तो पहले ही कंफर्म हो गया कि उसके पास कुछ तो ऐसा है जिससे वो जंगल में अकेले होते हुए भी जंगली बीस्ट उस पर हमला नहीं कर रहे हैं। और उसके पास हाई लेवल के बीस्ट हैं। तुम जाओ और उसके बारे में मुझे पल पल की खबर देते रहना। ध्यान रहे कि उसे कोई चोट मत पहुंचान, और अगर वो किसी बड़े मुसीबत में हो तो प्रोटेक्ट करना। मैं नहीं चाहता कि वाणी अब मुझसे और नाराज रहे। वैसे भी अभी तक उसने मुझे माफ़ नहीं किया है। इतना कहकर वो एक टोकन उसके तरफ उछाल देते हैं। ये टोकन कॉल टोकन था। ये कुछ ही बड़े लोगों के पास होता है। ये मैसेज भेजने के लिए होता है, बिल्कुल हमारे यहाँ के मोबाइल फ़ोन की तरह। वो बॉस अब वहाँ से चला जाता है। वंश हेड अब सोचने लगते हैं, मैंने जो गलती की उसके लिए शायद ही वाणी मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि उसके पसंद के लड़के की प्रोटेक्शन, शायद तब वो मुझे माफ़ कर दे। वैसे बॉस और उसके साथी वाणी की खबर हमेशा वंशहेड को पहुंचते रहते थे। वंशहेड ने इन पांचों को वाणी का बॉडीगार्ड नियुक्त किया था ताकि वाणी की प्रोटेक्शन हो सके। हालांकि वाणी को ये पता नहीं था क्योंकि वो सभी संत लेवल 2 और 3 वाले को महसूस ही नहीं कर सकती थी जब वो सब उससे छिपने पर आ जाए। वो जब खुद संत लेवल 1 पर पहुंची गई तो उसने महसूस कर लिया, हालांकि तब भी यह उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन वाणी उस दिन जब डांस कर रही थी तो उसने अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ किया था जिससे वो आसपास की सभी कुछ एनर्जी को महसूस कर सकती थी, हर छोटे से छोटे हलचल को, एनर्जी के बहाव को भी। वो इसीलिए उसको जान गई कि वो बॉस उसके खिड़की के बाहर ही है। इधर अक्षत तो मस्त होकर अपने खाना बनाने में जो काम में बिजी था, उसे क्या पता था कि उसके लिए और उसके बारे में जानने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया गया है। और अगर वो जान भी जाता तो भी वो कुछ खास कर नहीं पाता। हाँ, ये कर सकता था कि अपने बारे में सब कुछ उन्हें बता दे, लेकिन तब भी समस्या ये उठ जाएगी कि उस पर वो सभी भरोसा ही नहीं करेंगे कि वो सच बोल रहा है। कोई भरोसा करेगा भी कैसे। उसके पास हाई लेवल के बीस्ट हैं जो किसी को ऐसे ही अपना मास्टर नहीं बनाते हैं, उनके अंदर एक घमंड होती है। वो जब खाना तैयार कर रहा था तो सामने टाइम अपना मुंह खोल सब कुछ देख रहा था। उसकी जीभ से लार टपक रही थी। 2-3 दिनों से सभी ने मास्टर के हाथ का खाना नहीं खाया था तो ये तो स्वाभाविक था। अक्षत के खाने की बात ही अलग थी, उसकी खुशबू लाजवाब थी। आखिर उसने अपने तैयार किए कि मसाले का जो प्रयोग किया था खाना तैयार करने के बाद। वो सामने देखता है कि टॉमी और कौवा तो अपने मुंह से नदी बहाए जा रहे थे। उनके मुंह से इतना लार टपक रहा था कि नीचे फर्श ही गीला हो गया था। तभी वो कौवे के बगल में हथेली के साइज की मकड़ी को देखता है। वो तो डर के मारे उछल जाता है। उसके बगल अगर कोई होता तो वो तो इसके ऊपर ही चढ़ जाता। उसने अपनी पुरानी दुनिया में मकड़ियों के बारे में सुना था कि कई बड़ी जंगली मकड़ियाँ जहरीली होती है जिनके जहर से तो आदमी एक पल में ही मर जाता है। अक्षत को उससे मरना नहीं था, एक बार तो वो खुद मार ही गया है। अक्षत उसे डराते और डरते हुए बोला, काली मकड़ी दूर हो जाओ। श्वेता ये सुनकर दुखी हो जाती है कि उसे उसके मास्टर भगा रहे हैं जबकि वो मास्टर के साथ रहने के लिए आई है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, क्या मेरे काला होना उन्हें पसंद नहीं है, पर वो तो कौवे को पसंद करते हैं जबकि वो भी काला है। शायद ये हो सकता है कि मैं काले रंग में कम खूबसूरत लगती हूँ। हाँ यही हो सकता है। वो फिर झटके से अपना रंग पीला कर लेती है।
अब तो अक्षत उसे हैरानी भरी नजरों और जिज्ञासा से देखने लगता है। उसने ऐसे पीले रंग का मकड़ी और रंग बदलने वाली मकड़ी को नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में सुना था। हाँ, गिरगिट के रंग बदलने के बारे में सुना था, पर मकड़ी के नहीं। तभी श्वेता फिर से अपना रंग बदलकर हरा रंग कर लेती है। अब तो अक्षत को यकीन हो जाता गया कि यह मकड़ी रंग बदल सकती है। अक्षत के दिमाग में चल रहा था कि अगर ये उसकी दुनिया में होती तो वहाँ तो ये सोशल मीडिया पर छा जाती और कई साइंटिस्ट तो इसके ऊपर रिसर्च में लग जाते हैं। अक्षत सोचता है, वैसे ये दुनिया आश्चर्य से भरी पड़ी है। अक्षत उससे कहता है, क्या तुम अच्छी हो? श्वेता हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत कहता है, ओह, तो तुम टॉमी और कौवे की तरह मेरी बात समझ सकती हो? श्वेता हाँ करती है। ये तो काफ़ी यूनिक बात है, तुम तो बहुत सुंदर और यूनिक हो। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। श्वेता तो ये कब से अक्षत के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो खूबसूरत है। आज जाकर उसके मेकअप का उसे वैल्यू मिला। वो अब शर्मा रही थी, हालांकि ये बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक अक्षत जो इस मकड़ी से डर रहा था, अब उसे ये धीरे धीरे अच्छी लग रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्वेता उससे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बीस थी। तभी श्वेता झट से बाहर जाकर कुछ लेकर आती है। अब जब उस चीज को अक्षत देखने लगता है और उसे समझने में देर नहीं लगती, वो कहता है, इसका मतलब वो जो कपड़े मेरे घर के सामने पड़े होते थे वो तुमने बनाया था? श्वेता हाँ करती है। अब तो अक्षत खुश हो जाता है। वो कहता है, तुम तो कमाल की हो, तुम्हें तो कपड़े भी बनाने आते हैं। तुमने आज तक मेरे लिए जितने कपड़े बनाए उसके लिए धन्यवाद। क्या तुम हमारे साथ रहोगी? इसमें भी कोई पूछने की बात थी? ऐसा श्वेता सोच रही थी। वो उसी के लिए तो सामने आई थी। श्वेता तो पहले से ही यहाँ रहती थी। वो हाँ करती है। उसने आज सोचा कि वो अब मास्टर के सामने जाकर ही रहेगी और उन्हें अपने आप को एक्सेप्ट करने को कहेगी। वो अक्षत को देखते हुए सोचती है, मास्टर कितने कमाल की एक्टिंग करते हैं। उन्हें सब पता होते हुए भी कैसे अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। आज से मैं भी मास्टर के पास हमेशा रहूंगी। अक्षत अब श्वेता के सिर पर उंगली फेरता है। उसके छूने से तो श्वेता लाल पीली हो रही थी। उसे अक्षत का यूं छूना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिमाग में ठरकी ख्याल चल रहे थे। टॉमी और कौवा तो उसे ही बस देखे जा रहे थे कि लो अब ये भी सामने आ गई। अक्षत टॉमी और कौवा से कहता है, ये छोटी है, इसका ध्यान रखना, इसको तंग मत करना, समझे तुम? दोनों टॉमी और कौवा श्वेता को तिरछी नजरों से देख रहे थे और सोचते हैं, अरे इस तंग करेंगे हम ना भाई ना, ये जहरीली है, एक ही पल में हम दोनों को गहरी नींद में सुला देगी। अक्षत सोचने लगता है कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। वो कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या रखा जाए जिससे कि मैं तुम्हें बुलाऊं? टॉमी भाव करता है, कौवा कांव करता है। अक्षत कहता है, नहीं, भाव और कांव तो लड़कों का नाम है। फिर वो श्वेता से कहता है, अरे हाँ, मैंने तो पूछा ही नहीं कि तुम लड़के हो कि लड़की, क्या तुम लड़की हो? श्वेता हाँ करती है। अक्षत उसके लिए नाम सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक आवाज आती है, श्वेता। ये बोलने वाली श्वेता ही थी। उसका अक्षत के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था तो वो दोनों मन ही मन बातें कर सकते थे, पर अक्षत को लगा कि यह आवाज ऐसे ही उसके दिमाग में आ गई। वो कहता है, हाँ, आज से तुम्हारा नाम श्वेता है, क्या ये नाम तुम्हें पसंद आया? श्वेता हाँ करती है। अक्षत इन तीनों के लिए खाना निकालने लगता है। वो टॉमी और कौवे से कहता है, तुम दोनों खाना खाने के बाद श्वेता को पूरा घर दिखा देना और गार्डन भी। टॉमी सोचता है, क्या दिखाऊं, कुछ बचा थोड़ी है इसकी नज़रों से, एक एक को ना जानती है। पर फिर भी वो दोनों हाँ में सिर देते हैं। अक्षत उन सबको खाना देकर अंदर उस लड़की को देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसे उस लड़की के लिए पहले जूस तैयार कर लेना चाहिए। कमज़ोर होने पर जूस अच्छा असर दिखाता है। वो लड़की बेड पर पड़ी हुई थी। वो पसीने से भीग गई थी। उसके दिमाग में उसे कुछ भयानक दृश्य याद आ रहा था, जहां चारों ओर एक गुलाबी धुंध फैली हुई थी और लोगों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी और वो बस रो रही थी। वो लड़की जो अब तक बेहोश थी, उसकी आंखें झट से खुलती है। वो अब डर से हाफ रही थी। वो देखती है कि वो एक बेड पर लेटी है। उसे याद आता है कि उसका तो कुछ लोग पीछा कर रहे थे और वो कमजोर पड़कर बेहोश हो गई थी। वो अब अपनी चोटें देखने जो लगभग ठीक हो गए थे, ये देखकर वो हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जैसे वो अभी कल ही बेहोश हुई थी और इतने ही वक्त उसकी चोट ठीक होना यह इम्पॉसिबल था। उसे अपने हाल पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि उसकी बाहरी चोट तो अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंतरिक चोटें अभी नहीं ठीक हुई थी। वो अपने गाल पर थप्पड़ मारती है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो जो भी देख रही है सब सच है, कोई सपना नहीं। उसे दर्द होता है तो अब जाकर उसे यकीन हो जाता है। उसके उठते ही उसके आसपास की जो एक गुलाबी धुंध थी वो सब हट चुकी थी। वो सोचती, मैं कहाँ हूँ, ये जगह कौन सी है? तभी अक्षत उस कमरे में आता है। उसने जूस के साथ खाना ले रखा था। अक्षत देखता है कि वो लड़की जाग गई है तो कहता है, ओह, तो तुम उठ गई। वो लड़की अक्षत को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मर जाओगे। ये सुनकर तो अक्षत का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। वो सोचता है, ये क्या बकवास कर रही है, मरने की हालत में ये है और डरा मुझे रही है, कहीं ये कोई पागल तो नहीं है? हाँ, हो सकता है कि ये किसी पागल खाने से भाग कर आई होगी
एक सेकंड, क्या इस दुनिया में भी पागल खाने होते हैं? मुझे ऐसे फालतू में नहीं सोचना चाहिए। वो अब उसके पास जाने लगता है। वो लड़की अब बेड पर ही पीछे होने लगती है। वो कहती है, दूर रहो नहीं तो तुम मारे जाओगे, मेरे पास भी मत आना। अब तो अक्षत को यकीन हो गया था कि इस लड़की के दिमाग में कुछ गड़बड़ी आ गई है। अक्षत सोचता है, काश मैंने मास्टर से दिमाग की सर्जरी भी करनी सीखी होती। वो कहता है, अरे तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने वाला, मैंने ही तो तुम्हारा इलाज किया था, मुझे तुम अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर बेहोश मिली थी, तो फिर मैं वहां से तुम्हें यहाँ लाया और तुम्हारा इलाज किया। वो लड़की यह सुनकर थोड़ा शांत होती है। अक्षत सोचता है, इस समय इससे बात करना ठीक नहीं रहेगा। वो खाना वही पास के टेबल पर रख देता है और कहता है, तुम ये खा लो, शायद तुम्हें भूख लगी होगी। वो लड़की शक की नज़रों से देखते हुए कहती है, मैं नहीं इसे खाने वाली, तुम इसे लेकर चले जाओ। अक्षत कहता है, मैं इसे यही रख कर बाहर चला जाता हूँ, तुम्हारा अगर मन बन जाए तो खा लेना, मैं कुछ देर में बाहर से आता हूँ, तब हम बात करेंगे। वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम इसे भी ले जा सकते हो। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। अक्षत मुस्कुराता है और फिर बाहर चला जाता है। वो लड़की अब शर्मा जाती है। अभी अभी उसी ने ये कहा था कि उसे भूख नहीं है, और अगले ही पर उसके पेट ने सारी पोल खोल दी। इधर बाहर कौवा, टॉमी और श्वेता बातें कर रहे थे। टॉमी कहता है, क्या मास्टर को उस लड़की की सच्चाई पता चल गई होगी? श्वेता कहती है, भला मास्टर को कैसे ना पता चलेगा कि उस लड़की की क्या खासियत है और उसकी पहचान क्या है। मेरे हिसाब से इस जैसी खतरनाक लड़की को यहाँ से भेज देना चाहिए। उस लड़की को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, कुछ गलत कर दिया तो तब हम क्या करेंगे? टॉमी और कौवा तो श्वेता को बड़े ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, मानो ये कह रहे हो, तुमसे खतरनाक तो कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तो मास्टर तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं। श्वेता कहती है, तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो, वो लड़की सच में एक चलती फिरती मौत है, मौत, उसके सामने तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, वो एक ही पल में एक पूरे गाँव को खत्म कर सकती है। टॉमी कहता है, वो चाहे जो भी हो मास्टर सब संभाल लेंगे, उनके आगे तो वो मौत भी डर कर भाग जाएगी। श्वेता कहती है, मैं मास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हम सब की बात कर रही हूँ, मास्टर को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम सब का क्या? अब तो टॉमी और कौवा सोचने लगते हैं। अक्षत तो आता सुन तीनों बातें करना बंद कर देते हैं। अक्षत तो बाहर धूप में जाता है, धूप कड़ी थी तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वो छांव में आता है। वो बड़बड़ाता है, काश मेरे पास सन ग्लासेस होते तो कितना अच्छा होता है। सूर्यमंडल पेड़ जो कि अक्षत की बातें सुन रहा था, वो सोचने लगता है कि ये सन ग्लासेस किस चीज़ का नाम है जरूर किसी बहुत ही पावरफुल हथियार होगा जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। लगता है मुझे अब टॉमी और बाकी सब से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर इस हथियार को चाहते हैं। अक्षत अब वहीं बैठ जाता है। अंदर वो लड़की अब खाने की तरफ देख रही थी। उसकी महक जैसे ही उसके नाक तक पहुंचती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसके मुंह से निकलता है, इसकी महक तो बहुत ही लाजवाब है। वो अब उसे खाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाती, लेकिन पहले वो अपने आप को देखती है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ उस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तब वो खाना शुरू कर देती है। वो जैसे जैसे खा रही थी, वो उस खाने के स्वाद में खोती जा रही थी। आज तक उसने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया था। तभी उसे महसूस होता है कि यह खाना पूरा एनर्जी से भरपूर है, जो उसके शरीर की आंतरिक चोटों को ठीक कर रही है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि सिर्फ खाना खाने से उसके आंतरिक चोटें ठीक हो सकती है, और जो उसकी एनर्जी अनियमित रूप से बह रही थी, वो अब बैलेंस हो गई थी। उसे तो अभी अभी जो हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा था। खाना खत्म करने के बाद वो जैसे ही जूस पीती है, उसे अपने अंदर आता एनर्जी महसूस होती है। वो ये देखकर फिर से हैरान हो जाती है कि उस जूस में इतनी एनर्जी थी। वो सोचती है, आखिर यह क्या है? आखिर खाने में इतनी एनर्जी कैसे हो सकती थी कि उसकी चोट ठीक हो जाए? तभी वो एक झटके के साथ लेवल पर कर जाती है। इस जूस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। वो अब मार्शल लेवल 2 से मार्शल लेवल 3 पर आ जाती है। वो लड़की अब सोचने लगती है, आखिर ये लड़का है कौन जिसके पास ऐसा कुछ है, और मैं हूँ कहाँ पर? वो अभी यह सब सोच ही रही थी कि अक्षत कमरे में आ जाता है। वो लड़की अब अक्षत को ध्यान से देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि अक्षत एक मामूली इंसान है। उसे आप फिर से हैरानी होती है कि ऐसा खाना बनाने वाला एक मामूली इंसान है। उसने सोचा, हो सकता है उस खाने के इंग्रेडिएंट्स में ही पावर हो। अक्षत देखता है कि वो लड़की सब कुछ खत्म कर चुकी है। वो मुस्कुराता है और फिर कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की को लगा कि वो अक्षत पर भरोसा कर सकती है। अक्षत दिल का अच्छा आदमी लग रहा था उसे, तभी तो उसने उसकी मदद की। वो कहती है, ईशानी, ईशानी सहाय। ओह, तो तुम्हारा नाम ईशानी है, काफ़ी अच्छा नाम है, अक्षत ने कहा। अक्षत आगे कहता है, वैसे तुम जंगल में क्या कर रही थी? क्या तुम पास के मार्केट के इलाके से हो? ईशानी कहती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसका पीछा कुछ डरावने लोग कर रहे थे। वो आगे कहती है, मैं यहाँ गलती से आ गई थी, मेरा पीछा कुछ बीस्ट कर रहे थे।
अक्षत सोचने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये लड़की जंगली बीस्ट से बचने के चक्कर में इतना घायल हो गई थी। अक्षत कहता है, वैसे तुम्हारे माँ पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। क्या तुम्हें याद है कि तुम किस रास्ते से आई थी? ईशानी अपना चेहरा दुख में गिरा लेती है और कहती है, मेरे माँ पिता नहीं हैं। ये सुनकर तो अक्षत भी दुखी हो जाता है। वह अब ईशानी के दर्द को महसूस कर रहा था। उसे तो ईशानी की हालत देखकर अपनी हालत की याद आ गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। ईशानी उसे देखकर सोचती है, अरे इसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मैंने इतना भी इमोशनल कहानी नहीं सुनाया था। अक्षत अपने आप को संभाल लेता है और फिर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अब से तुम यहाँ रह सकती हो, छोटी लड़की। तभी ईशानी अपना मुंह फूलते हुए कहती है, तुम ऐसा करना बंद करो, मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। ये सुनकर तो अक्षत का चेहरा ही बिगड़ जाता है। वो सोचता है, क्या इसका दिमाग फिर से खराब हो गया है? ये 18 साल की है, कौन मानेगा कि ये 18 साल की मुझे भी पागल बना रही है। अक्षत उसके सीने की तरफ देख रहा था। ईशानी उसे अपने सीने की तरफ देखते देख अपने हाथों से ढकते हुए अक्षत को एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम थरकी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ देखने की? इतने में ही टॉमी भी मस्ती में कमरे में एंट्री कर रहा था। उसने देख लिया कि ईशानी ने अक्षत को थप्पड़ मारा। ये देखकर तो अब टॉमी का पारा हाई हो जाता है। टॉमी ने देखा कि उसके मास्टर को उस लड़की ने थप्पड़ मारा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन कारणों से उसने उसके मास्टर को थप्पड़ मारा। उसे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को हाथ लगाने की। ये माफ़ी के लायक नहीं है। जब उसने मास्टर को डिस्टर्ब करने वालों को नहीं छोड़ा तो ये लड़की क्या चीज़ है उसके सामने? भले ही ये कोई चलती फिरती मौत हो, उसे इससे घंटा फर्क भी पड़ता है। उसे अपने मरने से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता जब उसके पास उसके मास्टर खड़े हों। टॉमी अब ईशानी पर गुर्राने लगता है और अपने एनर्जी को भी रिलीज करता है, जिसके कारण तो कमरे में पूरा टॉमी की एनर्जी फैल जाती है। ईशानी तो अब एक खतरनाक एनर्जी का अनुभव कर रही थी। उसको तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ अचानक से ये क्या हो रहा है। उसका लेवल अभी टॉमी को समझ पाने के लिए काफ़ी नहीं था। उसे तो टॉमी भी एक मामूली सा नॉर्मल बीस्ट लग रहा था। अब जब तक टॉमी नहीं चाहेगा तब तक तो किसी को भी उसके बारे में पता लगा पाना मुश्किल था। लेकिन तभी अक्षत कहता है, टॉमी शांत हो जाओ, तुम बाहर जाकर खेलो, यहाँ शोर मत मचाओ। ये सुनकर तो टॉमी शांत होकर अक्षत को देखने लगता है। अक्षत के गाल पर हाथ का निशान छप गया था, लेकिन तब भी अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये देखकर टॉमी सोचता है, क्या मास्टर मुस्कुरा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कहीं उन्हें थप्पड़ खाने में मजा तो नहीं आने लगा है जो वो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? अगर मास्टर को छोटी लड़कियों से मार खाने में इतना मजा आता है तो मैं मास्टर को थप्पड़ मारने के लिए छोटी लड़कियों को ला सकता हूँ। मास्टर दूसरे ऊपर की दुनिया से आए हैं, उनके अंदर तो कुछ अलग होगा ही। उन्हें समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। उनके हर एक एक्शन का कुछ मतलब होता है। अक्षत को नहीं पता था कि टॉमी उसके बारे में क्या सोच रहा है। अगर उसे पता होता तब तो वो टॉमी का गला ही घोंट देता। क्या वो इसे इस टाइप का लड़का लगता है? अरे उसे किसी भी के हाथों से मार खाने का कोई शौक नहीं है। ये तो बस ऐसे ही मार खा गया। जैसा कि टॉमी को मास्टर ने कमांड मिली थी, वो अब बाहर चला जाता है। वो सोचता है मास्टर तो सब कुछ संभाल ही लेंगे। इधर अक्षत, जो कि अब भी ईशानी के चेस्ट की ही तरफ देख रहा था, फिर वो कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम 18 साल की हो। तुम्हें शायद मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि साइज बढ़ जाए, नहीं तो लोग तुम्हें छोटी बच्ची ही समझेंगे। ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो सुनती है कि अक्षत क्या कह रहा था। वो अक्षत के कहने का मतलब समझ रही थी। आखिर अक्षत देख भी तो वहीं रहा था। वो फिर से उसके दूसरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम थरकी थरकी थरकी, तुम मुझसे कैसे ऐसी अश्लील बातें कर सकते हो? अक्षत को समझ नहीं आया कि उसे ये दूसरा थप्पड़ क्यों पड़ा। पहले वाला थप्पड़ तो उसे समझ आ गया था, लेकिन दूसरा थप्पड़ नहीं। अक्षत सोचता है, और मैं कब कोई अश्लील बात कर रहा हूँ? उसे तो अब तक समझ नहीं आया कि उसे ये दूसरा थप्पड़ क्यों पड़ा। तभी ईशानी उसे धक्का देती है। अक्षत फर्श पर मुंह के बल गिर गया था। ईशानी झट से उसके पीठ पर बैठकर उसके पीठ पर पंचिंग बैग की तरह पंच करने लगती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरे इंसान हो। साथ में तुम बहुत बड़े ठरकी भी हो। अक्षत सोचता है, मैंने 2 थप्पड़ खाए और अब पंच भी खा रहा हूँ, पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। आज तक मैंने किसी भी लड़की के हाथ से मार नहीं खाया था। इसमें तो बहुत मजा आता है। इसके छोटे और मुलायम हाथ तो जैसे मुझे अच्छा महसूस करने पर मजबूर कर रहे हैं। मुझे तो जैसे गुदगुदी फील हो रही है। मुझे नहीं पता था कि किसी लड़की के हाथ से मार खाने में इतना मजा आता है। अक्षत तो अब आंखें बंद कर ईशानी के पंच का मजा ले रहा था। तभी वो कहता है, थोड़ा नीचे पंच करो और थोड़ा जोर से। वही थोड़ा अकड़न महसूस हो रही है। कल रात थोड़ा सोने की पोजीशन सही नहीं था, शायद तभी मुझे वहां थोड़ा अकड़न महसूस हो रही है। अब तो ईशानी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब वो यहाँ पर इस पर पंच कर रही है
और ये मसाज का मजा ले रहा है, और बता तो ऐसे रहा है कि जैसे ये किसी मसाज करने की सैलून में आया हो। वो अब उसके ऊपर से हटकर गुस्से में साइड में खड़ी हो जाती है। उसे इस बात की थोड़ी हैरानी हो रही थी कि वो मार्शल लेवल 3 पर है, उसके पंच में इतनी ताकत है कि वो अक्षत की हड्डियां तोड़ सकती है। उसने पूरी एनर्जी लगाकर उसको पंच किया था, लेकिन हड्डी टूटने की बात ही छोड़ दो, यहाँ तो वो उसके पंच को मसाज के जैसे ले रहा था। क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि अक्षत तो है, एक मामूली इंसान है, तो उस पर कुछ तो असर होना ही चाहिए था, लेकिन अक्षत को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं महसूस हुआ। अक्षत कहता है, वैसे मैंने तुम्हें कौन सी अश्लील बात कह दी थी जो तुम मुझे ऐसे पीट रही हो? ईशानी कहती है, साइज बढ़ाने की बात एक लड़की से करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अक्षत तो कंफ्यूज, भला साइज बढ़ाने की बात को लेकर उसे शर्म क्यों आएगी? वो कहता है, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? एक अच्छी साइज होना ही चाहिए, ये तो सभी लड़कियों पर लागू होता है, इसमें अश्लील क्या है? बिना अच्छी साइज के तुम 18 साल की नहीं, एक छोटी बच्ची ही लगोगी। अब ये सुनकर तो ईशानी तो पूरा शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि अक्षत बहुत ही बड़ा ठरकी है, शायद उसने आज तक इतना बड़ा ठरकी इंसान नहीं देखा था, जो पहले अच्छी बातें और खाना खिलाकर फिर बाद में ऐसी बातें करता है। ईशानी तो अब अपना मुंह फेर लेती है। उसे समझ आ रहा था कि अक्षत से बातें करना ही बेकार है, उसे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये लड़का उसका फ़ायदा न उठाने की सोचे। अक्षत तो उसका चेहरा देखकर उसे के पास आता है और कहता है, देखो तुम अभी इतनी छोटी दिखती हो, अगर तुम लगभग 18 से 24 इंच और बढ़ जाओगी तो तब तुम लगोगी कि वास्तव में तुम 18 साल की हो। ईशानी को अब समझ आया कि अक्षत किस साइज की बात कर रहा था, उसने तो कुछ गलत ही समझ लिया। वो कहती है, मेरी साइज इतना इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर। छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। उसे अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने बिना सोचे अक्षत को इतना पीटा और उसे भला बुरा कहा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने उसे कुछ कहा नहीं, कोई और होता हो अब तक तो उसे कैद कर लेता। यहाँ तक कि उसी ने उसका इलाज भी किया, खाना भी दिया। वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको कुछ कहा और हाथ उठाया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ़ कीजिए। अक्षत तो था ही अच्छा लड़का, वो उसे झट से माफ़ कर देता है। वैसे भी उसे इस लड़की के पंच करने से कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि उसे तो इसमें मजा ही आया था, और वो ईशानी की हालत को समझ पा रहा था। उसका ध्यान ईशानी के पहने हुए कपड़ों पर जाता है, जो कि काफ़ी गंदे और फटे हुए थे। उसने उसका हाथ और चेहरा भले ही साफ कर दिया था, लेकिन बाकी का थोड़ी साफ किया था। वो कहता है, क्या तुम बाथ लेना चाहेगी? ईशानी भी अपनी हालत देख रही थी, उसे भी लगता है कि उसे नहा ही लेना चाहिए। वहाँ करती है। अक्षत अपने कुछ कपड़े निकालता है, यह उसके बहुत ही पुराने कपड़े थे जब वो इस दुनिया में आया था 3 साल पहले के। वो सब ईशानी को थोड़ा बड़े होते, लेकिन चल जाता। अक्षत उसे एक बाथटब की तरफ इशारा करता है। ईशानी उस तरफ जाते हुए कहती है, तुम इस तरफ झांकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। अक्षत बाहर जाते हुए कहता है, मुझे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईशानी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। ध्यान से सुन लो, मुझे अगली बार छोटी लड़की मत कहना। अक्षत तब तक बाहर चला जाता है। ईशानी अब बाथटब के पास खड़ी थी। वो सोचने लगती है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे कैसे इतने ही टाइम में घुल मिल सकती हूँ। मुझे इस लड़के से अपनेपन की फीलिंग क्यों आ रही है? मैं ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना होगा। मैं ऐसे किसी के साथ रुक नहीं सकती हूँ, और मुझे अपने राज को राज ही रखना होगा, नहीं तो मेरे ऊपर फिर से खतरा आ जाएगा। और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं इस लड़के से जितना हो सके उतना दूर रहूं। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे वजह से मर जाए। इतना सोचकर ईशानी बाथटब में बैठ जाती है। बाथटब का पानी हर्ब्स और सुगंध से भरा था, जिसमें आते ही ईशानी को तरोताज़ा महसूस होने लगता है। पानी थोड़ा हल्का गुनगुना था। ईशानी का मन अब शांत हो रहा था। वो पानी में पड़े हर्ब्स ईशानी के शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे और उसके शरीर की सारी कमजोरी और थकान को मिटा रहे थे। ईशानी अपनी आंखें बंद करके बस उसके सुगंध में खो जाती है। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। इधर दूसरी तरफ बाहर टॉमी और कौवा और बाकी के सभी का चेहरा काफी गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी गंभीर बातें चल रही थी, जिस पर विचार करना अति आवश्यक था। ये चर्चा काफी ज्यादा सीरियस मैटर पर होने वाला था, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे बैटल होने से पहले हो रही सीरियस बातें जो कि बैटल में काम आ सकती है। सबका चेहरा सीरियस था, लेकिन धीरे धीरे टॉमी को हंसी आ रही थी। वो सबका चेहरा देख रहा था। इतना सीरियस माहौल उसे हजम नहीं हो रहा था। वो चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अरे आखिर बात क्या है जो सब ऐसे इतना सीरियस हो गए हैं? सब ऐसे चुप ही रहोगे कि कोई बोलेगा? ऐसे चुप रहना था तो बुलाया ही क्यों? मैं मस्त अपनी पीठ खुजा रहा था। सूर्य मंडल पर कहता है, बात यहाँ मास्टर की है तो हमें सीरियस होना ही होगा। मास्टर के मामले में कोई भी मजाक नहीं, उन्हें एक बेहद खास हथियार की जरूरत है। आज ही मैंने उनके मुंह से सुना है, वो उस हथियार को बड़े ही दिल से चाहते हैं। टॉमी कहता है, ओह अच्छा,
हथियार की जरूरत है मास्टर को, पर कैसा हथियार, क्या उसका नाम भी वो कह रहे थे। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, मास्टर जिस प्रकार से उसे हथियार का नाम ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो हथियार काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए, और वो ज़रूर बहुत ही पावरफुल भी होगा। उस हथियार का नाम है सनग्लासेस। सनग्लासेस सभी के मुंह से निकला। सभी अब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सूर्यमंडल पर कहता है, जैसा कि मैं जानता हूँ, ऊपर की दुनिया में मैं जितने समय तक रहा वहाँ मैंने कभी भी इस नाम का हथियार के बारे में नहीं सुना। मुझे लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल हथियार है, जो शायद ऊपर की दुनिया में भी सबको नहीं पता है। बस कुछ बड़े लोगों को ही पता होगा। क्या तुम सबको उसके बारे में कुछ भी पता है? अगर किसी को कुछ पता है तो बताएं। हम कोशिश करेंगे कि मास्टर को वो हथियार ला कर दे जिससे मास्टर खुश हो जाए। सभी अब सोचने लगते हैं, पर सभी के चेहरे पर न का ही भाव था। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। उन सबको यही लग रहा था कि मास्टर के हथियार के बारे में भला किसे ही पता हो सकता है, उसके बारे में तो मास्टर को ही पता होगा। और सब ने तो देखने की बात ही छोड़ दो, ऐसे किसी हथियार के बारे में सुना ही नहीं था। तभी टॉमी आगे जाकर अपना सिर गर्व से ऊपर करता है और कहता है, मुझे पता है उसके बारे में। सभी टॉमी को हैरान होकर देखने लगते हैं कि इसे कैसे पता। मास्टर के हथियार, उस हथियार के बारे में जब सूर्यमंडल पेड़ को नहीं पता, जबकि वो ही यहाँ सबसे ज़्यादा उम्र के और अनुभव वाले हैं। अब वो सब जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। टॉमी सबकी एक्साइटमेंट देख रहा था, फिर वो एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम सबको भले ही ना बताओ, लेकिन मुझे पता है। मैंने सुना था कि यह हथियार स्वर्ग में था। क्या स्वर्ग में था? इसका मतलब मास्टर को एक स्वर्ग की हथियार चाहिए। इसका मतलब मास्टर को स्वर्ग का हथियार चलाना भी आता है। सभी के मुंह से निकलता है। टॉमी ने अपना चेहरा काफ़ी ज़्यादा सीरियस कर रखा था ताकि सभी उसकी बातों पर भरोसा कर लें। वो आगे कहता है, इस सनग्लासेस हथियार को दो देवताओं ने पसंद कर लिया था। दोनों ही इसे पाना चाहते थे, लेकिन सनग्लासेस हथियार था तो एक ही, तो दो कैसे ले सकते थे? दोनों देवता आपस में लड़ने लगे। ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और भयावह थी। पूरा स्वर्ग तक हिल गया था। लड़ाई काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन कोई भी हार मानता दिखाई नहीं दे रहा था, और इन दोनों के लड़ने से कई दुनिया नष्ट हो गई थी। तो अंत में महान सनग्लासेस ने खुद ही वहां से जाना ठीक समझा और वो कहीं चला गया। उसके बाद से उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। कई देवताओं ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। वो हथियार मास्टर के बिल्कुल लायक है। उस हथियार की इतनी पावर है कि वो इस जैसी सैकड़ों दुनिया को एक ही बार में काट सकती है। सभी तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर टॉमी की बातें सुन रहे थे। उन्हें भरोसा था, क्योंकि उनके हिसाब से तो मास्टर की पावर बहुत ही ज़्यादा है। तभी कौवा कहता है, अच्छा वो दिखती कैसी थी? टॉमी तो अब सोच में पड़ जाता है। उसने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वो कहता है, वो कुछ कुछ भाले और तलवार जैसी दिखती थी। सभी कंफ्यूज, भाले और तलवार जैसी दिखती है? ऐसा कौन सा हथियार बन सकता है जो दोनों की तरह दिखती हो? दोनों ही काफ़ी अलग अलग हथियार हैं। लेकिन सब इस पर ज़्यादा सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि स्वर्ग का हथियार तो कैसे भी करके हो सकता है, उसके बारे में वो सभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर अक्षत ये सुन लेता तो वो अपना सिर ही दीवार में मार लेता। मतलब हद है। वो कहता, अरे मूर्खों, सनग्लासेस कोई हथियार नहीं, धूप से बचने के लिए एक काला चश्मा होता है। सभी तो अब टॉमी को ज्ञानी समझ रहे थे। टॉमी भी अपना ज्ञान झाड़कर सिर ऊपर किए हुए था, मानो वो सच में बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो। वो तो अब इस चर्चा का मुख्य व्यक्ति बन गया था। तभी अक्षत आकर उन सब के बीच में लेट जाता है। सभी अब शांत हो जाते हैं और उसके इस चर्चा पर यहीं विराम लग जाता है। टॉमी अब अक्षत के कपड़े खींचना लगता है और कौवा उसके कान को, अक्षत को मजा आ रहा था, वो वही सो जाता है। इधर अंदर तो ईशानी बाथटब में ही सो गई थी। उसके शरीर पर जितनी भी चोट वगैरह के निशान थे, वो सभी अब उसमें डाले गए हर्ब्स की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसका शरीर अब एकदम बेदाग और साफ हो गया था। उसके चेहरे पर तो एक अलग ही ग्लो आ गई थी। तभी वो अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है। उसने अपने सपने में कुछ बुरा देख लिया था। उसकी धड़कन तेज थी, वो घबराई हुई थी, लेकिन जब वो आसपास देखती है तो वो शांत हो जाती है। तभी उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है। वो अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। अब तक जो चोट थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, वो भी ठीक हो चुका था। उसके शरीर पर अब कोई भी चोट के निशान नहीं थे। उसका शरीर अब और भी कोमल और ग्लो कर रहा था। वो ये देखकर फिर हैरान हो जाती है। उसकी दिलचस्पी अब अक्षत में के बारे में जानने की बढ़ जाती है। भला एक मामूली इंसान के पास ऐसी ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? वह अब बाथटब से बाहर निकलती है और अक्षत के दिए गए कपड़े पहन लेती है। वो कपड़े उसे बहुत ही ढीले हो रहे थे। वो अब बाहर आ जाती है तो बाहर की सुंदरता देखकर हैरान हो जाती है। उसने ऐसी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी थी। चारों ओर एक शुद्ध एनर्जी बह रही थी। कई फूल खिले हुए थे, हर तरफ हरियाली थी। बीच में चलने के लिए रास्ता बन हुआ था। आराम करने के लिए पेड़ की छांव में टेबल और चेयर लगी हुई थी। पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। हल्की हवा के साथ एक सुगंध भी फैली हुई थी। ये सुगंध पर्पल सूर्य फूल की थी। यहाँ एक अलग ही शांति थी। ऐसी जगह आज तक ईशानी ने नहीं देखी थी।
ईशानी के मुंह से निकलता है, क्या ऐसी भी कोई जगह है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। वो अपने आप को पिंच करती है तो उसे दर्द होता है। इसका मतलब ये सब सच में असली है। वो बड़बड़ाती है। ईशानी अक्षत के पास आती है। वो सो रहा था, वो उसके पास बैठकर उसे देख रही थी कि अक्षत के चेहरे पर एक अलग ही शांति है, न किसी का डर न ही कोई चिंता। वो अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन? अक्षत बड़बड़ता है, मेरा नाम अक्षत सिंह है। ये सुनते ही ईशानी अपने हाथ पीछे कर लेती है। वो बस उसके गाल को टच करने ही वाली थी। वो कहती है, क्या तुम जाग गए हो? अक्षत अब अपनी आंखें खोलता है। वो सामने एक मासूम सी प्यारी लड़की को देखते ही रह जाता है। उसके बाल अभी भी गीले थे, उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी, उसका चेहरा हल्के धूप के कारण चमक रहा था। अक्षत कहता है, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। ईशानी यह सुनकर शर्माने लगती है। तभी वो अपने मन में को समझाने लगता है कि अरे अक्षत, तू ये सब क्या कह रहा है? अक्षत बात को डाइवर्ट करने के लिए कहता है, तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन मुझे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ईशानी गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ। अक्षत कहता है, माफ करना, गलती हो गई, तुम तो 18 साल की हो। अक्षत देखता है कि ईशानी को उसके पुराने कपड़े भी बड़े हो रहे थे, तो फिर उसने उसके लिए नए कपड़े बनाने का सोचा। वो अब उसके लिए नए कपड़े तैयार करने के लिए उठ जाता है। वैसे भी आजकल वो काफ़ी खाली रहने लगा था। अक्षत अब उसके लिए कपड़े की सिलाई करना शुरू करता है। उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे यही आखिरी स्किल सिखाई थी, इसके बाद ही वो यहाँ से चली गई। न जाने अब वो कहाँ है और मैं कब उनसे मिल पाऊंगा, अक्षत ने सोचा। इधर ईशानी इतने बड़े और सफ़ेद प्यारे डॉगी को देखकर उसे सहलाने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन टॉमी वहां से उठकर अक्षत के बगल आ जाता है। ईशानी ये देखकर अजीब सा चेहरा बना लेती है। श्वेता तो यहाँ से जैसे गायब ही हो गई थी। वो अक्षत के पीछे चिपकी हुई थी। उसे ईशानी से डर लग रहा था। ईशानी अब कौवे पर ही हाथ फेरने लगती है। कौवा थोड़ा तो डर रहा था, पर सामने मास्टर थे तो उसे यकीन था कि उसे कुछ नहीं होने वाला। कुछ देर बाद ईशानी फिर से टॉमी के पास जाती है तो टॉमी अक्षत के दूसरे बगल आ जाता है। वो सोचता है, इसे क्या लगता है कि मास्टर को थप्पड़ मारने पर इसे मैं माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ईशानी अब गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। वो सोचती है, मतलब हद है, मैं इसे प्यार से सहलाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये दूर भाग रहा है। मन तो कर रहा है कि इसका गला ही घोंट दूं। ईशानी को गुस्से में देख टॉमी उसके पास आकर बैठ जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और सोचता है, वो तो तुम मास्टर की गेस्ट हो, तो मैं बस तुम्हें ये छूट दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने तक नहीं देता। इतना सोचकर वो अपना पीठ उसकी तरफ कर देता है ताकि ईशानी उसे पीठ पर सहलाए। दूसरी तरफ यहाँ से कोसों दूर एक सुनसान जंगल में एक काफी बड़े एरिया में पूरा सफेद धुंध से भरा हुआ था। कोई भी होगा तो यही समझेगा कि यह कोई कोहरा है, लेकिन ये कोई कोहरा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जहर है जो हवा में ऐसे ही फैली रहती है और जैसे ही इसके संपर्क में कोई भी आता है वो मरा जाता है। जंगल में वह धुंध कोई कोहरा नहीं था, बल्कि एक जहर था जिसका नाम व्हाइट फॉग जहर है। ये जहर दिखाने में तो बिल्कुल कोहरे के जैसा ही लगता है, लेकिन है बहुत ही खतरनाक। इसके चारों ओर काफी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे। इन्हें भी इस जहर के कारण मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सभी कीड़े जहरीले थे और ये सभी इस हवा में फैली जहर को खाते भी थे और यहाँ आने वाले दूसरे लोगों और बीस्ट को डंक देकर मार भी देते थे। इसलिए ही इस एरिया में कोई बीस्ट नहीं था और कोई नॉर्मल पेड़ भी नहीं था। सभी यहाँ जहरीले पेड़ पौधे ही थे जिसको छूने से ही मामूली इंसान मर भी सकता है। दरअसल इस एरिया में नागपुर जहर हॉल है और यह व्हाइट फॉग जहर इस जहर हॉल की रक्षा करती है, बिल्कुल ठीक किसी गार्जियन फॉर्मेशन की तरह। जहर हॉल एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये बस एकमात्र छोटा सा ब्रांच है, लेकिन उसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जहर मास्टर अच्छी नज़रों से नहीं देखे जाते और इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ही इनका हॉल सुनसान इलाकों या फिर जंगल के बीच में होता है, जहाँ कोई जल्दी आता जाता ना हो। और बात ये भी आती है कि सभी जहर का एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। कभी कोई जहर बाहर ऐसे ही हवा में लीक हो गया या कोई जहर मास्टर पागल हो गया, तब तो वो पूरा शहर को नष्ट कर देगा। वो सभी जहर मास्टर जिन सबको टॉमी और कौवे ने मारा था वो सभी इसी जहर हॉल के थे। तभी एक जहर मास्टर भागते भागते हुए आता है और अपना पहचान टोकर सामने करता है, तो उस धुंध में उसके जाने के लिए एक रास्ता बन जाता है। वो अंदर जाता है। अंदर तो कई बिल्डिंग बनी हुई थी। वो झट से एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाता है। यह इस जहर हॉल का हेड ऑफिस था। वो अंदर जाकर एक अधेड़ उम्र के आदमी के सामने घुटने पर आ जाता है और कहता है, जहर लॉर्ड को मेरा नमन। जहर लॉर्ड जहर हॉल को संभालने वाला जहर मास्टर होता है, ठीक हॉल मास्टर की ही तरह। ये यहाँ इस जहर हॉल का सबसे पावरफुल जहर मास्टर है, क्योंकि हाई पोजीशन पावरफुल लोगों को ही मिलती है। जहर लॉर्ड बहुत ही गंभीर आवाज में कहता है, क्या हुआ, वो लड़की तुम्हें मिली कि नहीं? मैंने कहा था कि उसको साथ लाना, नहीं तो आना ही मत। वो जहर मास्टर कांपते हुए आवाज में कहता है, मुझे माफ कीजिए जहर लॉर्ड।
हम जैसे ही स्पीति वैली के जंगलों में उस लड़की का पीछा करते हुए घुसे तो हमारा सामना एक हाई लेवल के बीस्ट से हो गया और वो इतना ही कहकर चुप हो गया था। जहर लॉर्ड उसी टोन में कहता है, और क्या? आगे बताओ, चुप क्यों हो गए तुम? उस जहर मास्टर को अब पसीने छूट रहे थे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो घबराते हुए कहता है, और वो सीनियर सुकेश और बाकी के सभी उस हाई लेवल के बीस्ट के हाथों मारे गए। बस मैं ही अपनी जान बचाकर आ पाया। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और वो मुंह के बल फर्श पर गिरकर वही मर जाता है। जहर लॉर्ड बहुत ही सख्त आवाज में कहता है, तुम क्यों जिंदा बचकर लौट आए? तुम्हें भी वही मर जाना चाहिए था। जहर लॉर्ड ने उस जहर मास्टर को अपना एक जहर देकर मार दिया था, एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके। उस जहर लॉर्ड का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि सुकेश ऐसे मारा जाएगा। वो जहर मास्टर सुकेश इसी जहर लॉर्ड स्टूडेंट था। वो जहर लॉर्ड कहता है, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। पहले श्रेष्ठ, आप आज ही कुछ जहर मास्टरों को लेकर स्पीति वैली के लिए निकलिए। पहला श्रेष्ठ जो वहीं बैठा था वो कहता है, जी जहर लॉर्ड, मैं अभी निकलता हूँ। जहर लॉर्ड कहता है, ध्यान रहे, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, वह भी जिंदा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कैसे लेकर आते हैं। इतना याद रखिएगा कि अगर खाली हाथ लौटे तो फिर जिंदा नहीं रहोगे। वो जहर मास्टर जहर लॉर्ड की धमकी सुनकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है। वो ऐसे ही इस जहर हॉल का पहला श्रेष्ठ नहीं था। वो कहता है, जी जहर लॉर्ड, मैं समझ गया। वो इतना कहकर उस हॉल से बाहर चला जाता है। वो कुछ और जहर मास्टर को अपने साथ लेकर स्पीति वैली के जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। जहर लॉर्ड अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, देखता हूँ तुम लड़की कब तक हम जहर हॉल की नज़रों से छिपी रहती हो। जहर हॉल न तुम पर बाज की तरह नजरें लगा रखी है। जैसे ही सामने दिखोई तुरंत ही दबोच ली जाओगी और तुम्हें तब कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हम जहर मास्टर अपना बदला कैसे लेते हैं। तुमसे तो मैं एक एक करके अपने जहर मास्टरों और अपने स्टूडेंट का बदला लूंगा। स्पीति वैली सेक्ट। वामिका और उसके पिता यानी कि सेक्ट लीडर राजीव तैयार होकर कहीं जा रहे थे कि तभी एक आदमी आता है जो हवा में अपने एक उड़ने वाले बीस्ट सीगल बीस्ट पर बैठा था। उसे देखकर राजीव सावधान हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट ही मार्शल लेवल 8 पर था और उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी मार्शल लेवल 9 पर था। राजीव अभी मार्शल लेवल 6 पर ही हैं और उनकी बेटी वामिका मार्शल लेवल 7 पर। मतलब साफ था, सेक्ट में कोई भी उसके बराबरी का नहीं था। अगर उसने कोई भी मूव किया तो यहाँ शायद ही कोई उसे ज़्यादा देर तक संभाल पाएगा। सेक्ट लीडर राजीव के पसीने छूटने लगे। वो आदमी जो ऊपर बीस्ट पर बैठा था वो कहता है, तुम्हारा सेक्ट तो बड़ा ही बेकार है। मेरे सामने तो यह एक कचरा है, कचरा। सेक्ट लीडर राजीव एक शांत आवाज में कहते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? सेक्ट लीडर राजीव ने अपने आप को संभाल लिया था। वो सामने के आदमी को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। अरे वो ऐसे ही थोड़ी सेक्ट लीडर बने हुए हैं। वो आदमी हंसता है और फिर कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें कोई खजाना मिला है जिसकी मदद से तुम्हारी बेटी मार्शल लेवल 4 से मार्शल लेवल 7 पर मात्र आधे ही दिन में पहुंच गई। सेक्ट लीडर राजीव को समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई है ताकि उनके सेक्ट पर लोग हमला करते रहे वो चीज़ पाने के लिए और वो कमज़ोर पड़ जाएं। ये समझ आते ही वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। वामिका राजीव के पास आकर कहती है, पिताजी आपको क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों आ गए? राजीव उस आदमी से कहते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होता तो हमारे सेक्ट के सभी लोग पावरफुल बन गए होते। वो आदमी कहता है, रहने भी दो, मुझे पता है कि तुम्हें जरूर कोई खजाना मिला है और यह बात झूठ नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तुम्हारे ऊपर बीस्ट ग्रुप ने हमला किया था और फिर वो सब हार कर भाग गए थे। क्या ये सच नहीं है? चलो अब वो मुझे दे दो। वो खजाना तुम जैसे कचरा सेक्ट के किसी काम का नहीं है। मुझे मिलते ही मैं मार्शल लेवल 9 को पार करके संत लेवल में पहुंच जाऊंगा। हा हा हा। उसे ऐसे हंसते देख राजीव डर जाते हैं और जो उनके साथ अभी अभी सेक्ट के सभी श्रेष्ठ और लोग आए थे वो भी डर जाते हैं। राजीव सोचते हैं, वैसे ये सब तो सीनियर अक्षत ने किया था। वामिका को तो उन्हीं ने लेवल पार करवाया था। मैं उनके बारे में इसे नहीं बता सकता हूँ। वो एक मामूली इंसान की तरह जीना चाहते हैं शांति से। मैं ऐसे अपने सिर की मुसीबत उनके सिर नहीं डाल सकता हूँ। राजीव कहते हैं, माफ़ कीजिएगा पर मुझे ऐसे किसी भी खजाने के बारे में नहीं पता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो आदमी अब गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे कब से प्यार से कह रहा हूँ लेकिन तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है, तो फिर ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसका खामियाजा तुम्हारा पूरा सेक्ट भुगतेगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो राजीव पर अपना एनर्जी प्रेशर डालने लगता है। दोनों में 3 लेवलों का अंतर था जिससे कि राजीव तो संभाल नहीं सकते थे, वो घुटने पर आ जाते हैं। एक तो वो पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, उनकी एनर्जी में कभी कमी आ गई थी। लगातार सेक्ट के कामों में उलझे होने के कारण उन्हें कल्टीवेट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो आदमी कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं देने वाले वो खजाना? राजीव फिर से कहते हैं, मुझे नहीं पता आप किस प्रकार के खजाने की बात कर रहे हैं।
राजीव को घुटने पर देख वामिक चिंता करते हुए राजीव के पास आने लगती है। राजीव कहते हैं, नहीं वामिका, तुम दूर रहो, हो सके तो यहाँ से भाग जाओ। वामिका उनके पास आते हुए कहती है, पिताजी आप मुझे क्यों बार बार कहते हैं कि मैं भाग जाऊं, जबकि आपने मुझे किसी भी मुसीबत का सामना डटकर करना सिखाया है। राजीव कहते हैं, अरे पागल लड़की, सामना डटकर तब करते हैं जब हम मुसीबत से लड़ने के बराबर हो, और जब मुसीबत बहुत बड़ी हो तो भागना ही बुद्धिमानी का परिचय होता है। तुम सीनियर के पास चली जाना, वो तुम्हारी भी जरूर मदद करेंगे। वो आदमी देखता है कि यहाँ वो इसके ऊपर इसको मारने के लिए खड़ा है और ये अपनी बेटी को बचाने में पड़ा है। क्या बात है, वो हंसते हुए कहता है, वाह ये देखकर तो मुझे मजा ही आ गया, बेटी और बाप का प्रेम। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है सेक्ट लीडर मैं इसे यहाँ से भागने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वामिका अपनी तलवार निकालते हुए उसके आगे करते हुए कहती है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, भले ही मेरी यहाँ आज जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी लड़की, इस आदमी ने हंसते हुए कहा। इतना कहकर वो सेक्ट लीडर राजीव पर और प्रेशर डालने लगता है, जिससे कि राजीव के मुंह से खून आ जाता है और जहां वो घुटने पर बैठे थे वो जमीन भी थोड़ी धंस जाती है। वामिका चिल्लाते हुए कहती है, तुम उनसे नहीं मुझसे लड़ो, अगर तुम में हिम्मत है तो। वो आदमी कहता है, वैसे तुम्हारी बेटी काफ़ी हिम्मत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, क्यों ना मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊं। वो सीगल बीस्ट पर बैठा आदमी वामिका को देखते हुए बोल रहा था, उसके आंखों में थरकपन साफ साफ दिखाई दे रही थी, उसे वामिका पसंद आ गई थी। वो आगे कहता है, अगर तुम उस खजाने को नहीं देना चाहते तो मैं इस खजाने को ही लेकर चला जाऊंगा, ये खजाना भी किसी खजाने से कम नहीं है। क्या कहते हो सेक्ट लीडर राजीव, क्या मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा सकता हूँ? वामिका उसकी ऐसी बेहुदा बातें सुनकर उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो आदमी झट से उसके ही पास आकर उसकी तलवार को झटक देता है। वो अब वामिका के बॉडी को ठरक भरी नज़रों से देख रहा था, उसके अंदर तो अब बस वामिका को पाने की आग लग गई थी। वो भूल गया कि वो यहाँ वास्तव में क्या लेने आया था। वो वामिका से कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो रानी बनाकर रखूंगा मैं, लेकिन तुम्हें मुझे रोज खुश करना होगा। ये सुनकर तो वामिका गुस्से में आ जाती है और वो हमला करने के लिए फिर से अपने तलवार पर खड़ी होकर आगे बढ़ती है। वो आदमी अब थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, तो फिर ठीक है, ये लो। इतना कहकर वो वामिका पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वामिका नीचे आ जाती है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने के लिए तुम्हारे ही सामने तुम्हारे पिता को मारूंगा। इतना कहकर वो सेक्ट लीडर राजीव पर एनर्जी प्रेशर को बढ़ा देता है। सेक्ट लीडर राजीव अब गुस्से से लाल हो जाते हैं, भले ही वो अभी भी उठ पाने की हालत में ना हो। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहने की और उसे चोट पहुंचाने की? अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मैं कब से तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा खजाना हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद अब तुम्हारा जीने का समय खत्म हो गया है, जो तुम मरने के लिए इतना पागल हो। आदमी देखता है कि राजीव के बातों में अब कुछ अलग ही दम आ गया था। राजीव अपनी स्टोरेज रिंग से एक टूथपिक निकाल लेता है। ये वही टूथपिक था जिसे अक्षत ने कचरा समझकर फेंक दिया था और राजीव ने कचरे से इसे उठा लिया था। वो आदमी एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया था कि सेक्ट लीडर राजीव कुछ खतरनाक हथियार निकलने वाले हैं, लेकिन एक टूथपिक को देखकर वो हंसने लगता है। वो कहता है, अब तुम मुझे एक टूथपिक से मारने वाले हो? क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पर? मेरा तो हंस हंस कर पेट दर्द करने लगा। राजीव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो उस टूथपिक को चूमते हैं और फिर उसकी तरफ अपनी एनर्जी के साथ फेंकते हैं। वो आदमी तो अभी भी यही बोले जा रहा था, एक टूथपिक क्या ही बिगाड़ देगा मेरा। लेकिन तभी उसकी नज़र उस आते हुए टूथपिक पर पड़ी, जो हवा को चीरते हुए काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। उसके चारों ओर एक अलग ही एनर्जी का क्षेत्र बन रहा था, जो उसे बहुत ही पावरफुल दिखा था। उसके मुंह से निकलता है, क्या ये हाई ग्रेड का हथियार है? वो और कुछ भी बोल पाता कि वो टूथपिक उसके सीगल बीस्ट के गर्दन में छेद करते हुए उस आदमी के दिल के आर पार निकल गई। उसके मुंह से आखिरी शब्द ये थे कि यह असंभव है, नामुमकिन। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। वो शौक में ही मारा जा चुका था। वो अब अपने बीस्ट के साथ नीचे गिर गया था और राजीव तो कमर पर हाथ रख सिर ऊपर किए खड़े थे। सभी श्रेष्ठ और सेक्ट के लोग उन्हें देख रहे थे। सभी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से उनके सामने ये हुआ क्या। अभी एक पल पहले ही वो आदमी सेक्ट लीडर राजीव पर भरी पड़ रहा था और अगले ही पल उसकी कहानी ही खत्म। कहाँ गई इसकी मार्शल लेवल 9 की पावर? क्या ये झूठ-मूठ का कल्टीवेटर था जो सेक्ट लीडर राजीव के एक ही हमले में मारा गया? वामिका राजीव पास आकर कहती है, पिताजी आप ठीक तो हैं? जब आप उसे पहले ही इस हथियार से मार सकते थे तो आपने अपनी ऐसी हालत क्यों कर ली? राजीव हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं तो बस तुम्हें लड़ने का एक मौका दे रहा था ताकि तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और सीधे सीधे मार देता तो मज़ा नहीं आता ना। मैं अब सीनियर अक्षत का फॉलोअप बन चुका हूँ, तो पहले अपने आप को लो प्रोफाइल रख रहा था, जैसा कि सीनियर अक्षत करते हैं। वो हमेशा ही अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं।
ठीक है, अच्छा, बाकी की बातें हम रास्ते में कर लेंगे, अब हम चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी, हमें नागपुर एकेडमी पहुंचना होगा। इधर अक्षत को जोर से छींक आती है। वो कहता है, अब इस भरी दोपहरी में मुझे कौन याद कर रहा है? कहीं मुझे वाणी तो नहीं याद कर रही हैं? हाँ, अब वो भी पता नहीं कहाँ होंगी, मास्टर तो छोड़कर पहले ही चली गई हैं। अरे मैं तो भूल ही गया कि कल नागपुर एकेडमी में एडमिशन शुरू है, वो सभी नए कल्टीवेटर को अपने एकेडमी में एडमिशन दे रहे हैं, मुझे भी चल वहाँ पहुँचना है। स्पीति वैली एक काफ़ी बड़ा एरिया था, जिसमें कि जंगल और पहाड़ी एरिया के साथ कुछ मैदानी एरिया भी था। अक्षत इसी में पहाड़ी और जंगल पर रहता था। उससे ही थोड़ी दूरी पर स्पीति वैली के बॉर्डर पर मार्केट था, जहां दूर दूर से लोग आते जाते रहते थे, और फिर मैदानी एरिया में स्पीति वैली सेक्ट बना हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए बना हुआ था। स्पीति वैली के बगल में ही था नागपुर, और नागपुर में ही था नागपुर एकेडमी, जहां लोग कल्टीवेशन और भी कई तरह के प्रोफेशन सीखने जाते हैं, जैसे फॉर्मेशन, लोहारी, डॉक्टरी, पेंटिंग, केमिस्ट वगैरह वगैरह। वैसे सेक्ट में भी वही होता है, लेकिन सेक्ट केवल अपने ही नागरिकों को कल्टीवेशन और रिसोर्स देता है, लेकिन एकेडमी में कोई भी कुछ पैसे देकर पढ़ और सीख सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो, इसमें कोई भी कहीं से आ सकता है। नागपुर एकेडमी स्पीति वैली के बॉर्डर से काफ़ी पास में ही थी, और अक्षत भी स्पीति वैली के बॉर्डर के करीब ही रहता है, बस वो पहाड़ियों पर रहता है। और नागपुर में ही खुफिया जगह पर नागपुर जहर हॉल है, जिसका लोकेशन कोई नहीं जानता, जहर मास्टरों के अलावा सिर्फ जहर मास्टर ही उसके लोकेशन के बारे में जानते हैं, और कोई पता लगाने गया भी तो वो कभी लौटकर नहीं आया। अक्षत एकेडमी में जाकर कल्टीवेशन करना सीखना चाहता है, उसे और बाकी के प्रोफेशन तो आते ही थे, बस कल्टीवेशन ही करना उसे नहीं आता है। वो अब ऊपर देखते हुए कहता है, भगवान प्लीज़ इस बार मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत कर दो, जिससे कि मैं कल्टीवेशन करना सीख जाऊं। प्लीज़ भगवान, बस मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत कर दो, उसके बाद तो मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक ऊंचे लेवल का कल्टीवेटर बन जाऊं, उसके बाद तो मैं क्या करूंगा? हाँ, याद आया, उसके बाद मैं शादी करूंगा और मज़े से यहाँ रहूंगा, कितना मस्त जिंदगी होगी मेरी। उसका ये दिवा स्वप्न टूट जाता है, तो वो होश में आकर कहता है, प्लीज़ मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत कर देना, मैं तुम्हें रोज लड्डू बनाकर खिलाऊंगा। ईशानी, जो कि उसके थोड़ी दूरी पर टॉमी के साथ खेल रही थी, वो अक्षत को अपने आप से बातें करते देख सोचती है, ये क्या कर रहा है? किसी से बातें कर रहा है, कोई तो इसके पास भी नहीं है, पागल तो नहीं हो गया है ये? अक्षत ने ईशानी के लिए 2 कपड़े सिलकर तैयार कर लिए थे, वो ईशानी को बुलाकर वो देता है। ईशानी देखकर थोड़ा हैरान होती है कि अक्षत को तो सिलाई भी करने आती है। वो सोचती है, क्या ये लड़कियों वाला काम नहीं है? इसे तो ये काम भी करना आता है, वह भी बहुत अच्छे से। ईशानी कहती है, तुम सच बताना, कहीं तुम कोई लड़की तो नहीं हो? तुम अच्छा खाना बना लेते हो, अच्छा सिलाई भी कर लेते हो, ऐसा लगता है कि तुम कोई लड़की ही हो। ये सुनकर तो अक्षत का मुंह ही अजीब सा बन जाता है। वो सोचता है, तुम्हें क्या पता मैं जिस दुनिया से आया हूँ, वहाँ तो ये काम दोनों करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लड़के ही अक्सर सिलाई का काम करते हैं, और होटल में भी अक्सर लड़के ही शेफ का काम करते हैं। अक्षत कहता है, ये काम करने से कोई लड़का लड़की थोड़ी हो जाता है। ईशानी कहती है, लेकिन तुम ऐसे काम करते हो कि कोई भी यही समझेगा। अक्षत कहता है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं अपने लड़के होने का क्या सबूत दूं? ईशानी कुछ सोचने लगती है, और फिर वो अक्षत के प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रही थी। उसे अपने नीचे देखते देख अक्षत का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहता है, तुम तो मुझे ठरकी कह रही थी, और तुम खुद भी वही कर रही हो। ईशानी अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहती है, मैं कहाँ कुछ ऐसा वैसा कर रही हूँ। अक्षत अपना बनाया हुआ कपड़ा उसे देता है। ईशानी कपड़े लेकर अंदर जाती है, और फिर पहनकर जब बाहर आती है, वो मुलायम सिल्क के चमकदार कपड़े उस पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वो किसी नन्ही परी से कम नहीं लग रही थी। अक्षत कहता है, ये तुम पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मेरा मेजरमेंट बिल्कुल ठीक था। मेजरमेंट? तुमने कब मेरा मेजरमेंट ले लिया मुझसे बिना पूछे? ईशानी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। अक्षत कहता है, अरे मुझे तुम्हें टच करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरमेंट लेने के लिए मैं सही देखकर बता सकता हूँ। अक्षत सोचने लगता है, मैंने अपनी दुनिया में ऐसे लोगों को देखा था जो बस एक ही नज़र में सारा मेजरमेंट बता देते थे, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाता था, लेकिन आज देखो ये टैलेंट मेरे पास भी है। शाम हो गई थी, अक्षत सबके लिए खाना तैयार कर रहा था, तो ईशानी भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वो मदद करने से ज़्यादा काम बढ़ा रही थी, कहीं कुछ गिरा देती तो कहीं कुछ। अंत में अक्षत परेशान होकर कहता है, तुमसे अच्छा तो टॉमी है जो मेरी मदद कर रहा है, वो भी अच्छे से, तुम तो मेरा काम और बढ़ा रही हो, इससे अच्छा तो तुम जाकर चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। ईशानी अपना मुंह फुलाकर बाहर बैठ जाती है। उसने आज तक कभी ऐसे खाना नहीं बनाया था, उसने बस इधर उधर से चोरी ही की थी, खानों की या फिर पैसों की। इधर टॉमी तो अपना सिर गर्व से ऊपर कर लेता है, आखिर उसके मास्टर ने उसकी प्रशंसा जो की थी। वो सोचता है, तुमने क्या सोचा कि मास्टर की मदद करके तुम मास्टर के दिल में नंबर 1 पर आ जाओगी? नहीं, नंबर 1 पर तो हमेशा मैं ही रहने वाला हूँ।
इतना सोचकर अपना चेहरा आगे कर लेता है और अक्षत को पानी लाकर देता है और उसके बाद वो वही चुपचाप उसके पास बैठ जाता है ताकि अक्षत उसे कोई दूसरा ऑर्डर दे तो वो पूरा कर सके। अक्षत सबसे लिए रात का खाना तैयार कर रहा था और उसकी मदद टॉमी कर रहा था। वो ठीक अक्षत के पीछे ही बैठा था, तभी अचानक से उसने जिस तेल को डाला था वो गलती से आग में चला जाता है, जिसके की आग एक बड़े से ज्वाला के रूप में आगे बढ़ने लगी। अक्षत तो झट से सामने से हट गया, लेकिन टॉमी तो ठीक उसके पीछे था। उस आग की लपटों ने टॉमी के मुंह को पकड़ लिया। कुछ देर के लिए तो टॉमी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। उसके मुंह पर आग जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया वो तुरंत की पानी की टब की तरफ भागा और उसमें अपना सिर डाल लिया। जब आग बुझ गई तो अपना सिर बाहर निकाला। सभी उसे देखकर हंसने लगे। वो अब सफ़ेद डॉगी काम पांडा ज्यादा लग रहा था। अक्षत को भी हंसी आ रही थी, लेकिन जब वो टॉमी का मासूम चेहरा देखता है तो वो शांत हो जाता है। वैसे भी गलती तो उसी से हुई थी। वो अब टॉमी के पास आकर कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो एक बहुत ही प्यारे पांडा लग रहे हो। मास्टर की प्रशंसा सुनकर टॉमी का घमंड से चेहरा ऊपर न हो ये हो सकता था भला। वो सोचता है हूँ तुम सब हंस लो, तुम सब मूर्ख हो। एक महान पेंटिंग की पहचान एक महान पेंटर को ही होती है और बाकी के सब तो बेकार होते हैं। मास्टर ही मेरी रियल वैल्यू जानते हैं। सभी अब डिनर कर चुके थे। सभी अब बाहर बैठकर आसमान को देख रहे थे। टॉमी और कौवा तो अक्षत से सट कर बैठे थे। श्वेता जो कि अब अक्षत के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, वो तो उसके कंधे पर ही हमेशा रहती थी। अक्षत को श्वेता से एक जुड़ाव महसूस होता था। ये सब इसलिए था क्योंकि श्वेता ने अक्षत के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था। काफी रात हो गई थी। ईशानी बगल में बैठी थी। वो कहती है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हें जंगली बीस्ट से डर नहीं लगता है? अक्षत कहता है, शुरू शुरू में डर लगता था और अब भी लगता है। ईशानी उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। उसने अक्षत के बोलने के अंदाज से ये सोचा कि वो कहेगा कि शुरू शुरू में लगता था लेकिन अब नहीं, लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहा था। उसे अब भी डर लगता है। अक्षत आगे कहता है, वो तो बात यह है कि यहाँ जंगली बीस्ट आते नहीं है। ये जगह तो मुझे रहने के लिए मेरी मास्टर ने दिया था। तुम्हारी मास्टर ने? वो कौन है? ईशानी ने कहा। अक्षत कहता है, मेरी मास्टर का नाम भूमि है। वो बहुत अच्छी हैं। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उन्होंने ही मुझ जैसे एक अनाथ लड़के को सब कुछ सिखाया है। ईशानी कहती है, क्या तुम अनाथ हो? अक्षत सोचता है, हाँ अनाथ ही हूँ, अपने दुनिया में भी और यहाँ पर भी। वो कहता है, हाँ ऐसा कह सकती हो। ईशानी अब अक्षत के चेहरे को देख रही थी, जिस पर थोड़ा दुख था। वो भी अनाथ है तो अक्षत की दर्द को वो समझ सकती थी कि उसे कैसा लग रहा होगा। वो बात बदलने के लिए कहती है, वैसे क्या तुम्हारी मास्टर पावरफुल थी? अक्षत कहता है, मैंने कभी उनकी पावर तो नहीं देखी, लेकिन उन्हें सब कुछ आता है। जहाँ तक मैं समझ पाया शायद वो बहुत ही बड़ी कल्टिवेटर हैं, क्योंकि वो न जाने कब चली जाती और कब वापस आ जाती, कुछ पता ही नहीं चलता था। ईशानी अक्षत को ध्यान से देखती है और फिर सोचती है, इसकी मास्टर एक बहुत बड़ी कल्टिवेटर थी। इसकी बातों से तो यही लग रहा है, लेकिन अगर वो पावरफुल थी तो इसके जैसे एक मामूली इंसान को सिखाने से उन्हें क्या मिला होगा? इसके आंखों को देखकर लगता है कि ये अपने मास्टर को बहुत रिस्पेक्ट करता है। तभी अक्षत ईशानी का चेहरा देखता है। उसे नींद आ रही थी। वो कहता है, तुम मेरे बेड पर सो सकती हो। ये सुनते ही तो ईशानी की नींद गायब हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। ईशानी उसे मारते हुए कहती है, तुम अब तक तो मुझे तार देख रहे थे और अब तुम मुझे बेड पर ले जाने की बातें कर रहे हो। अक्षत को समझ नहीं आया कि अब क्यों उसे पीटा जा रहा है इस लड़की के द्वारा। जब से होश में आई है तब से ही ऐसे बात बात पर मरने लगती है। उसने तो बस इसे बेड पर ही तो सोने को कहा है, भला इसमें ऐसे गुस्सा होने वाली क्या बात है? अक्षत कहता है, क्या तुम मेरे बेड पर नहीं सोना चाहती हो? ये सुनकर तो ईशानी उसे और भी जोर से मारने लगती है। मतलब एक तो इसे शर्म भी नहीं आ रही है और फिर मुझसे ऐसे पूछ रहा है कि मेरे बेड पर सोना चाहती हो, कि जैसे मैं इसके बेड पर सोने के लिए ही मरी जा रही हूँ। ऐसा ईशानी सोच रही थी। अक्षत कहता है, ठीक है फिर तुम यही बाहर सो जाओ, मैं ही अपने बेड पर सो जाऊंगा। ईशानी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अक्षत कहता है, मैं ये कह रहा था कि तुम अंदर जाकर मेरे बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ बाहर ही सो जाऊंगा। ईशानी को अब समझ आया कि अक्षत उसे क्या कहना चाहता था। उसने तो गलत समझ लिया। उसने तो ये समझ लिया कि अक्षत उसके साथ बेड पर सोने को कह रहा है। वो सोचती है, इसे पूरी बात बोलनी चाहिए थी ना, कोई भी होगा कंफ्यूज हो जाएगा। वो अपना बाल झटकते हुए अंदर जाते हुए कहती है, तुम यही सो जाओ, मैं अंदर सो जाती हूँ। अक्षत तो उसे ऐसे करता देख बड़बड़ाता है, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। अब तक तो मुझे मार रही थी और अब देखो खुद ही अंदर सोने चली गई। छोड़ो भी, मैं तो चला सोने। इतना कहकर वो सो जाता है। अगली सुबह वो तैयार होकर जल्दी जल्दी सबके लिए खाना तैयार करता है। वो टॉमी और कौवे को घर का ख्याल रखना को कहता है। ईशानी पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो? अक्षत कहता है, हाँ मैं नागपुर अकेडमी जा रहा हूँ, वहाँ एडमिशन के प्रक्रिया को देखने के लिए। ईशानी कुछ अक्षत से कहना चाहती थी लेकिन रुक जाती है।
दरअसल वो भी उसके साथ जाना चाहती थी और उसकी तो कल्टीवेशन पावर भी जागृत है, वो इस समय मार्शल लेवल 3 पर है, तो उसका एडमिशन वहाँ बड़े ही आसानी से हो सकता था। लेकिन वो ये सोचकर रुक जाती है कि ऐसा करने पर उसके ऊपर और भी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया। अक्षत ने सिर्फ ये बताया कि वो वहाँ एडमिशन की प्रक्रिया को देखने के लिए जा रहा है, जबकि वो भी वहाँ एडमिशन ही लेने जा रहा है, पर वो यह ईशानी को नहीं बताता। वो सोचता है कि अगर वो फेल हो गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वैसे भी वो कई बार फेल ही हो चुका है। वो अब कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। वो जाते हुए ही कहता है, मुझे आने में शाम हो जाएगी, मैंने तब तक के लिए तुम सबके लिए खाने को बनाकर रख दिया है। इतना कहकर वो उन सबको बाय करके चला जाता है। अक्षत के कुछ देर जाने के बाद टॉमी और कौआ श्वेता को ढूंढने शुरू करते हैं, लेकिन वो तो यहाँ थी ही नहीं। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि श्वेता भी अक्षत के साथ चली गई है। इधर अक्षत अपने बैग में हाथ डालता है कुछ फ्रूट निकाल कर खाने के लिए, लेकिन उसके हाथ तो कुछ और ही लगता है। वो उसे देख कहता है, अरे श्वेता तुम कब इसमें आ गई? श्वेता तो बस अपना सिर हिलाए जा रही थी। अक्षत उसे बैग में वापस रखते हुए कहता है, देखो तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो फिर कोई तुम्हें मार देगा तब, इसलिए इसी में रहना, वैसे भी वापस जाने का रास्ता तो तुम्हें याद ही नहीं होगा। इतना कहकर वो नागपुर एकेडमी की तरफ अपने पैर तेजी से बढ़ाने लगता है। दोपहर होते होते वो नागपुर एकेडमी पहुंच जाता है। नागपुर एकेडमी बहुत ही बड़ा था, उसकी सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी और सभी ग्रुप के अलग अलग बिल्डिंग और एरिया थी, जैसे लोहार ग्रुप का अलग, केमिस्ट ग्रुप का अलग, डॉक्टर ग्रुप का अलग, फॉर्मेशन ग्रुप का अलग, ऐसे ही बाकी के प्रोफेशन के, और सबसे बीच में था कल्टीवेशन सीखने का। ये ठीक हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी की तरह ही था, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग और हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग। अक्षत तो चारों ओर देखते ही रह गया था। उसने जैसा नागपुर एकेडमी के बारे में सुना था वह ठीक ऐसे ही था। अक्षत जब एकेडमी के कैंपस में जाने के वाला था कि उसे गेट पर ही दो गेटकीपर रोक लेते हैं। उसने पूछा कि उसे क्यों रोका गया है, तो गेटकीपर कहता है, अंदर जाने के लिए तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे रहे होंगे एंट्री फीस के तौर पर। 1000 सोने के सिक्के, इतना महंगा? अक्षत के मुंह से निकलता है। इतने में तो अक्षत कई दिन के खाना खा सकता था और घर पर भी ले जा सकता था। अरे ये उसके आधे महीने की खर्च थी। खर्च? वो गेटकीपर कहता है, अरे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिन्हें एडमिशन नहीं लेना है वो भी फालतू में अंदर जाकर भीड़ मचाएंगे, जिससे टेस्ट की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल पाएगी। अक्षत सोचता है, हाँ बात तो सही ही है, अगर फालतू में लोग वहां पहुंच जाएंगे तो इससे माहौल बिगड़ जाएगा और फीस लेने से सिर्फ वही लोग जाएंगे जो एडमिशन के लिए सीरियस हैं। वो कहता है, लेकिन 1000 सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा नहीं हो गए हैं? वो गेटकीपर कहता है, ज़्यादा? भाई तुम कहाँ से आए हो? ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, यहाँ ये सबसे कम रखा गया है। हालांकि अक्षत के पास वाणी का दिया गया अभी 1 लाख सोने के सिक्के हैं जो उसे लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के रूप में मिले हैं, लेकिन अब वो ठहरा पृथ्वी का, तो ये गुण उसके अंदर से थोड़ी जाएगा पैसे बचाने की। तभी उसके बगल से एक अमीरजादा गुजरता है जो गेटकीपर की तरफ एक पोटली उछाल देता है जिसमें टोटल 1500 सोने के सिक्के थे, क्योंकि उस पर बैंक मोहर लगा हुआ था बैंक की तरफ से। लोग बैंक में जाकर अपने लो ग्रेड की स्प्रिट स्टोन को सोने के सिक्के में एक्सचेंज करा सकते थे। गेटकीपर कहता है, सर इसमें तो 1500 सोने के सिक्के हैं। वो अमीरजादा कहता है, अरे बाकी का तुम दोनों रख लो। वो दोनों गेटकीपर तो खुश हो जाते हैं। अक्षत तो उस अमीरजादे को देखकर सोचता है, वाह क्या बात है, 500 सोने के सिक्के ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही मेरे लिए भी दे देता तो मेरे पैसे बच जाते। अमीर होने का मजा ही कुछ अलग है। वो अमीरजादा अब अंदर चला जाता है। अक्षत अब अपने बैग से गिनकर 1000 सोने के सिक्के उन्हें देता है। उसे देने में ये हिचक हो रही थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, और कोई रास्ता उसके पास था भी तो नहीं। वो अपने 1000 सोने के सिक्के जाने की वजह से मन ही मन रो रहा था। अक्षत मन ही मन रो रहा था अपने 1000 सोने के सिक्के जाने की वजह से। उसे तो अब ये लग रहा था कि वो गरीब हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये बात सही भी थी। अक्षत कुछ ही पैसे लेकर घर से चला था, उसे क्या पता था कि एंट्री फीस भी लग जाएगी। घर पर अभी भी उसके पास 98,000 की वैल्यू बची है। वो एंट्री फीस दे चुका था, लेकिन वो देखता है कि दोनों गेटकीपर उसे बड़े ही अजीब नज़रों से घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ और भी उससे चाहते हों। अक्षत सोचता है, अब क्या हुआ, मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर इन्हें 1000 सिक्के दे दिए हैं, तब भी मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। वो दोनों गेटकीपर कहते हैं, आप अपने टेस्ट में सफल हो सर। अक्षत इसके लिए उन दोनों को धन्यवाद करता है। वो दोनों गेटकीपर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जो चाहते थे वो उन्हें मिला ही नहीं। वो दोनों फिर से कहते हैं, आप अपने टेस्ट में सफल हो। अक्षर सोचने लगता है, ये दोनों बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं। तभी वहां एक और लड़का अंदर जा रहा था। वो उन दोनों को 1000 सोने सिक्के देता है और दोनों उससे भी ये लाइन कहते हैं, तो वो लड़का दोनों को 30 सोने के सिक्के टिप तौर पर देता है। अब जाकर अक्षत को समझ आया कि ये दोनों गेटकीपर तो उससे भी टिप मांग रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा कमाई।
अक्षत सोचता है यहाँ मैंने इतनी मेहनत से कमाए पैसे इन्हें दे दिया और ये दोनों टिप भी चाहते हैं। अरे भाई इतना भी मैं अमीर नहीं हूँ और न ही इतना दानी। अक्षत अब अपने दिमाग में इन दोनों गेटकीपर की एक्स्ट्रा कमाई के बारे में गुनागणित करने लगता है। आखिर वो ठहरा पृथ्वी से तो उसकी ये आदत थोड़ी जाने वाली थी। हाँ, यहाँ लगभग 10,000 लोग टेस्ट देने आए होंगे, लगभग सभी 30 सिक्के दे रहे हैं टिप के तौर पर, कोई कोई तो 200 तक दे रहा है। ऐसे में तो इनकी कमाई लाखों में पहुंच जाती होगी। इतनी कमाई सिर्फ कुछ शब्द कहने से, ये तो काफ़ी बढ़िया है यार। ऐसा अक्षत के दिमाग में चल रहा था। वे दोनों गेटकीपर उसे बड़े ही कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि अक्षत खड़े खड़े क्या अजीब सा चेहरा बनाए जा रहा था, कभी सिर हिलाता कभी खुश हो जाता। वो अब उस गेटकीपर के पास जाकर कहता है, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ का गेटकीपर कैसे बना जा सकता है? मैं थोड़ा कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अब तो दोनों गेटकीपर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रहे थे मानो कि सामने कोई भूत देख लिया हो। अरे सच में भूत ही था। मतलब वो दोनों इससे टिप मांग रहे हैं और ये तो उनसे उनकी ही नौकरी छीनने का तरीका पूछ रहा है। अरे कोई पागल ही होगा जो इसे बताएगा। वो दोनों समझ चुके थे कि उन्हें इस लड़के से कुछ भी नहीं मिलने वाला और अगर ये यहाँ और देर रहा तो कहीं सच में ये उनकी नौकरी ही न क्या जाए। दोनों तुरंत उसे अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन अक्षत तो उन्हें अब रुककर घूर रहा था। अरे अब उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए। वो दोनों उसे धकेल कर अंदर कर देते हैं। अरे उन्हें अपनी नौकरी इसके छोटे से टिप से ज़्यादा प्यारी थी। भाई तू टिप रहने दे देने को, लेकिन हमारी नौकरी मत खा। ऐसा दोनों गेटकीपर सोच रहे थे। अक्षत उनके ऐसे करने पर अंदर जाते हुए सोचता है, अरे मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मैं भी गेटकीपर बनकर पैसे कमाना चाहता था, छोड़ो लगता है मुझे ये नहीं मिलने वाला। अक्षत अब कैंपस के रास्ते में जा रहा था। वो एकेडमी की सुंदरता देख रहा था। बाहर से तो ये कुछ अलग, लेकिन यहाँ से तो यह और भी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ कई सारे पौधे वगैरह भी लगाए गए थे। अक्षत को सभी का नाम पता था। वो अभी रास्ते में ही था कि उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे अच्छे से पहचानते थे। ये सभी मार्केट के ही कुछ काम करने वाले लोग थे। वो सब भी यहाँ टेस्ट देने आए थे। इनमें से एक तो छोटे मोटे हथियार बनाता था, जो कि एक लोहार था जिसे अक्षत ने काफ़ी कुछ सिखाया था। ऐसे ही और सब भी बाकी के थे। यहाँ तक कि 2 लड़कियाँ स्पीति वैली ब्रोथल हॉल से भी थी। वो सभी अक्षत के पास आकर कहते हैं, अरे अक्षत सर आप भी यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं। अक्षत तो उन सबको यहाँ देखकर थोड़ा हैरान तो था, पर यह बात किसी से छिपी थोड़ी थी कि नागपुर एकेडमी में एडमिशन चल रहा है। अक्षत अब उनसे छिपा तो सकता नहीं था कि वो यहाँ क्या करने आया है। वो अपना सिर खुजाते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने सोचा कि एक बार मैं भी टेस्ट दे ही दूँ, और आप सभी भी इसलिए ही आए हैं। एक लड़का अक्षत के पास आकर थोड़ा धीमे से कहता है, यहाँ सिर्फ एडमिशन लेने वाले ही नहीं आए हैं, बल्कि कुछ तो यहाँ ब्यूटी देखने आए हैं। सुना है कि यहाँ की प्रिंसिपल रंजीत शर्मा की बेटी कीर्ति शर्मा बहुत ही खूबसूरत है। अक्षत कहता है, क्या सच में? वो लड़का अक्षत को इंटरेस्ट लेते देख कहता है, और नहीं तो क्या। आप ही सोचिए कि क्या सभी यहाँ टेस्ट ही देने आए हैं? नहीं, कई तो पहले से ही किसी एकेडमी में हैं। मैं तो सुना है कि नागपुर के दूसरे राजकुमार उन्हें पसंद भी करते हैं और उनको शादी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन सीनियर कीर्ति ने वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अक्षत कहता है, तो राजा ने कुछ नहीं कहा? वो लड़का कहता है, अरे राजा क्या ही कर सकता है? वो एकेडमी से कोई पंगा नहीं ले सकता है। एकेडमी राजा से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, उसके इतने सारे पावरफुल स्टूडेंट हैं। वो तो राजकुमार को एक ही पल में निपटा सकते हैं, और राजा के सेना में भी तो कई बड़े पद पर एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं। तो अगर राजा कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं तो सारे स्टूडेंट एकेडमी के साथ खड़े हो जाएंगे और तब तक तापलट भी हो सकता है। अक्षत सोचता है, वाह क्या बात है, ये पावर है यहाँ के एकेडमी की, इस पर यहाँ के राजा का कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो लड़का कहता है, और मैं तो ये भी सुना है कि कई देश को तो वहाँ की एकेडमी ही संभालती है, वही देश का राजा भी चुनती है। सभी को अब एक दूसरे एरिया में भेज दिया जाता है, जहां सामने ही एक बड़ा गोल प्लेटफॉर्म बना हुआ था। अक्षत अपने आप को देखकर सोचता है, बस मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो तो मैं शायद आगे जा पाऊं। टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। अक्षत की नज़र अपने ठीक सामने दूसरी तरफ एक लड़के पर जाती है, जिसके चारों ओर काफ़ी लोग खड़े थे और उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़का अपने ही घमंड में खड़ा था, मानो उसे इन सब के बोलने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और उसके ही बगल में एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही शांत थी। लोग उसके थोड़ा दूरी बना रहे थे। अक्षत अपने बगल के लड़के से पूछता है, वो लड़का और लड़की कौन है? तो अक्षत के बगल वाला लड़का अक्षत को बताता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ वो दोनों भाई बहन है और दोनों ही यहाँ नागपुर के गुप्ता फैमिली से आते हैं। दोनों ही जीनियस है अपने फैमिली में, और देखा जाए तो यहाँ आए सभी लोगों में सबसे ऊपर वही आते हैं। ओह अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस लड़के को कई लोग घेर कर खड़े हैं, जबकि उस लड़की से लोग दूर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? अक्षत ने कहा। वो लड़का कहता है, दरअसल वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है, उसने तो कई बार अपने गार्ड को भी पीट दिया है, तो लोग उससे डरते हैं, और वहीं वो लड़का काफ़ी ठीक है इस मामले में।
तभी सामने की स्टेज पर एक खूबसूरत 18 से 19 साल की लड़की आती है। उसके आने से भीड़ में एकदम शांति हो जाती है। उसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने शायद थोड़ा सा मेकअप भी कर रखा था, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसे देखकर तो वहां के सभी लड़कों के दिल ही बाहर आ जाते हैं। उनके आंखों को नयन सुख प्राप्त हो रहा था। अक्षत भी जब स्टेज पर खड़ी लड़की को देखता है तो उसके मुंह से निकलता है, सच में अकेडमी की खूबसूरती तो लाजवाब है। तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, आप सभी का मैं नागपुर अकेडमी के कैंपस में स्वागत करती हूँ। अक्षत सोचता है तो क्या यही है यहाँ इस अकेडमी के प्रिंसिपल की बेटी? सच में सब सही ही कह रहे थे कि यह तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी आवाज़ तो ऐसी है कि मानो कोई बुलबुल गीत गा रही हो। कीर्ति आगे कहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नागपुर अकेडमी में आज से एडमिशन शुरू हुआ है और यह कई दिनों तक चलता रहेगा। अकेडमी में एडमिशन पाने के लिए आप सबको पहले टेस्ट देना होगा। टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो आपकी कल्टीवेशन की जांच होगी। अगर आपकी कल्टीवेशन पावर जागृत है तो आप दूसरे टेस्ट के लिए क्वालिफाई है, नहीं तो आप फेल हैं। दूसरे भाग के टेस्ट में सभी सिलेक्टेड लोगों को आपस में लड़ना होगा और फिर उनमें से जो 200 लोग जो बच जाएंगे वही एकेडमी में सेलेक्ट हो जाएंगे। इतना याद रहे, फेल हुआ व्यक्ति दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता है। हाँ, वो अगले साल होने वाले एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो अब हम बिना देरी किए एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सभी को ये प्रक्रिया पहले से ही पता थी तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कीर्ति अब देखती है कि कोई भी किसी का सवाल नहीं है तो वो प्रक्रिया शुरू करती है। वो एक शक्ति स्टोन को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकालती है और फिर नीचे भीड़ में देखती है। सभी अब कीर्ति की तरफ देख रहे थे कि कीर्ति किसे पहले चुनेगी। वो कितना लकी होगा जिसे सीनियर कीर्ति टेस्ट करने के लिए पहले चुनेंगी। कुछ तो अपने बाल सही करने लगे और कुछ आगे आने लगे ताकि कीर्ति की नज़र उन पर पड़ जाए और उसे ही पहले चुन ले। सभी अपने चुने जाने के लिए एक्साइटेड थे। कीर्ति देखती है कि 2 लोगों के आसपास काफ़ी लोग खड़े हैं। एक तो गुप्ता फैमिली का जीनियस लड़का और दूसरा तो अक्षत था, जिसके आसपास उसके पहचान वाले लोग खड़े थे। कीर्ति अक्षत को नहीं जानती थी। वो अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आप पहले आइए। सभी अक्षत की तरफ देखने लगते हैं। सभी जानना चाहते थे कि वो कौन है जिसे सीनियर कीर्ति ने पहले चुना है। सभी अक्षत की तरफ देख रहे थे। सबको अपनी तरफ देख अक्षत थोड़ा नर्वस हो जाता है। अक्षत सिर खुजाते हुए कहता है, क्या मैं? कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। उसने तो उसे ही बुलाया था। अक्षत सोचने लगता है कि क्या मुझे ही पहले ये टेस्ट देना होगा? अरे किसी और को पहले नंबर पर बुला लिया होता। पहले नंबर पर जाने में थोड़ा अजीब लगता है। सभी ने अक्षत को देखा तो सबका चेहरा अजीब सा बन गया। सबने सोचा था कि कीर्ति ने जिसे बुलाया होगा वो कोई स्पेशल होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल सा कोई लड़का है। कुछ लोगों को अक्षत से जलन हो रही थी कि कीर्ति ने उसे पहले बुलाया, उन्हें नहीं। वो अब कर भी क्या सकते थे? यहाँ उनकी तो चलेगी नहीं, चलेगी तो अकेडमी की। और अगर उन्होंने इस लड़के के साथ कुछ किया तो अकेडमी उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसलिए ही तो कोई भी कुछ भी विरोध नहीं कर रहा था। और वैसे भी सब ने सीनियर कीर्ति के पावर के बारे में भी सुना था कि वो एक काफ़ी पावरफुल स्टूडेंट हैं। यहाँ की उनकी गिनती इस अकेडमी के टॉप 10 लोगों में हमेशा होती है पावर के मामले में। अक्षत को जानने वाले स्पीति वैली मार्केट के लोग उसे चीयर करते हैं और कहते हैं, अक्षय सर आप जरूर पास कर जाएंगे, आप आगे बढ़िए, हमें आप पर भरोसा है। अक्षत सोचता है, पिछली बार जब वामिका के शक्ति स्टोन पर अपनी पावर चेक किया था तो कुछ नहीं आया था, जिसका मतलब था 0 कल्टीवेशन। इस बार मेरी कल्टीवेशन पावर 0 नहीं होनी चाहिए है। भगवान प्लीज़ मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो, बस मेरी एक मदद कर दो। वो अब लंबी सांस लेकर और हिम्मत करके उस स्टेज पर जाने लगता है। स्पीति वैली मार्केट के बाकी लोग बातें कर रहे थे, अक्षत सर बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा सबकी मदद करते हैं और उनकी मेडिसिन तो बहुत ही कमाल की होती है, वो जरूर इसमें सफल हो जाएंगे। दूसरा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको तो सफल हो ही जाना चाहिए, और अगर वो नहीं होते हैं तो शायद तब हम भी नहीं होंगे। अक्षत अब सामने खड़ी कीर्ति को देखता है, जो बिल्कुल शांत और हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई एक महान पेंटर की महान पेंटिंग हो। कीर्ति के मैनर और बोल सभी बहुत ही सभ्य और एलिगेंट थी, और उसकी ब्यूटी तो कम बिल्कुल नहीं थी। उसके आगे तो पृथ्वी की कई मॉडल भी न ठहरे, ऐसी ब्यूटी थी उसकी। अक्षत तो कीर्ति की ब्यूटी देखकर थोड़ा ठहर सा गया था। वो अब अपने आप को समझाता है कि तेरा दिल किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर क्यों जोर जोर से धड़कने लगता है? क्या तुझे सभी लड़कियां पसंद आ जाती हैं? इस बात का जवाब तो शायद अक्षत के पास भी नहीं था। वो अब इस पर से ध्यान हटा अपने सामने के शक्ति स्टोन पर लगाता है। वो थोड़ा नर्वस था, ये बिल्कुल किसी बोर्ड एग्जाम की तरह था, तो जाहिर सी बात है उसे थोड़ा घबराहट तो होगी ही। वो अपने आप को शांत करने के लिए लंबी सांस लेता है। वो उस शक्ति स्टोन पर हाथ रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मन ही मन मना रहा था कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत हो। उसकी धड़कनें नर्वस होने के कारण बढ़ी हुई थी।
करीब आधा मिनट हो जाता है, सभी लोग टकटकी लगाए सामने देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि सीनियर कीर्ति ने जिसे चुना है वो क्या कोई खास है या फिर ऐसे ही। कीर्ति भी जानने के लिए थोड़ा एक्साइट थी। अब 1 मिनट बीत गया और शक्ति स्टोन पर कुछ भी नहीं आया। कीर्ति देख रही थी कि अक्षत के शरीर से एनर्जी का एक कण तक बाहर नहीं आया। कीर्ति अब समझ गई थी। वो अपना सिर न में हिलाते हुए कहती है, आपका कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं है, 0 कल्टीवेशन है आपके अंदर। ये सुनकर तो अब अक्षत को एक बड़ा धक्का सा लगता है। वो इतने दिनों से यही मना रहा था कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत हो, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, वो पहले जैसे ही रहा गया। ऐसा अक्षत सोच रहा था। और नीचे खड़े लोग ये सुनकर तो उस पर हंसने लगते हैं। कोई कहता है, अरे 0 कल्टीवेशन वाला भी टेस्ट दे रहा है, क्या बात है, तब तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उसकी बातों में कई लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे। लोगों की बातें सुनकर अक्षत को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अक्षत अब एक दुख भरी सांस छोड़ता है और फिर स्टेज से नीचे आने लगता है। कीर्ति उसे दुखी देखकर सोचती है, मैं नहीं सोचा था कि उनकी 0 कल्टीवेशन होगी। वो अब नीचे आता है तो स्पीति वैली मार्केट के लोग उससे कहते हैं, अक्षत सर कोई बात नहीं, आप अगली बार जरूर सफल हो जाएंगे। सभी अब उसे सांत्वना दे रहे थे ताकि अक्षत डिमोटिवेट ना हो। उन सबको अक्षत के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो सभी दिल से चाहते थे कि अक्षत ये टेस्ट पास कर जाए। क्योंकि वे सभी अक्षत का नेचर जानते थे कि वो कितना अच्छा है, वो सबकी मदद करता है। अक्षत के बैग में श्वेता को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि सभी उसके मास्टर पर हंस रहे थे। उसका तो मन कर रहा था कि वो सभी के ऊपर अपना प्रेशर डालकर कुचल दे, लेकिन फिर वो बड़बड़ाती है, जितना है हंसना है हंस लो तुम सब, लेकिन तुम सब मेरे मास्टर के 1 लाख भागवे के बराबर के पावर को भी नहीं झेल पाओगे। अक्षत अब अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कहता है, अरे इसमें क्या है, मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। वो सामने भले ही ये कह रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी दुखी था। सभी उस पर भले ही हंस रहे हों, लेकिन सभी ने एक बात नोटिस ही नहीं की कि उस शक्ति स्टोन के अंदर क्रैक आ गए थे। मतलब अगर कोई उसे हल्के से भी छुएगा तो वो टूटकर बिखर जाएगी। कीर्ति अब गुप्ता फैमिली के लड़के को स्टेज पर बुलाती है। गुप्ता फैमिली के उस लड़के का रुआब ही अलग था। उसके चलने के तरीके से ही उसकी पावर का पता चल रहा था। उसे देखकर भीड़ बातें करना शुरू कर देती है। वो नागपुर के एक बड़े फैमिली से था तो लोग उसे जानते ही थे। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब स्टेज पर आ गया था। वो जैसे ही उस शक्ति स्टोन पर हाथ रखने वाला था कि उसके हल्के से छूने से ही वो शक्ति स्टोन टूटकर बिखर जाती है। ये देखते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। स्टेज के पास खड़े लोग तो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी के हाथ रखते ही वो शक्ति स्टोन टूट जाए। कीर्ति भी बड़े ही हैरानी से शक्ति स्टोन के टुकड़े को देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आया कि यह अभी अभी क्या हुआ। इधर वो लड़का भी हैरान खड़ा था कि उसने तो अभी तक उस पर ढंग से हाथ भी नहीं रखा था, तो यह क्या हो गया। तभी भीड़ में से कोई बोलता है कि मैं एक किताब में पढ़ा था कि जिसकी कल्टीवेशन को शक्ति स्टोन जांच ही नहीं कर पाती, मतलब कि वो बहुत ही हाई कल्टीवेशन या बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो शक्ति स्टोन टूट जाती है। अब तो सभी गुप्ता फैमिली के उस जीनियस लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मतलब ये लड़का बहुत पावरफुल है। अब सब में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। गुप्ता फैमिली का वो लड़का, उसका नाम अविनाश गुप्ता था। वो सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन पावर तो मात्र मार्शल लेवल 8 पर है, तो फिर यह कैसे हो सकता है। अब उसके दिमाग में एक ही बात आती है, इसका मतलब शक्ति स्टोन पहले से ही टूट चुका था, बस वो अपने बनावट के कारण ऐसा था और मेरे छूते ही वो बिखर गया। इसका मतलब वो लड़का। उसकी आंखें अब भीड़ में अक्षत को ढूंढने लगती हैं। अब उसे समझ आ गया था तो उसकी बहन को कैसे समझ ना आता। उसे तो अविनाश के बारे में पता ही था कि उसका भाई कितना पावरफुल है। वो भी अब अक्षत को अपनी नज़रें इधर उधर फिराकर ढूंढने लगती है, लेकिन उन दोनों को ही अक्षत कहीं भी नजर नहीं आता है। नजर आता भी कैसे, वो तो अब यहाँ से जा चुका था। इधर अक्षत अभी भी एकेडमी के कैंपस में ही था। वो धीरे धीरे बाहर जा रहा था। वैसे भी बेचारे का दिन ही आज खराब था। इधर श्वेता को वहां स्टेज पर जो भी हो रहा था वो सुनाई दे रहा था। वो एक हाई लेवल की बीस्ट है तो वो दूर तक की आवाज को आसानी से सुन सकती है। वो सोचती है मास्टर का कल्टीवेशन वो एक शक्ति स्टोन बता पाएगी। क्या मजाक चल रहा है। मास्टर जिस लेवल पर है वो जब मुझे ही नहीं पता, तो वो मामूली सी शक्ति स्टोन में कहाँ से दम। उसने तो जब अक्षत ने उस शक्ति स्टोन पर हाथ रखा था तो स्टोन के क्रैक होने की आवाज सुनी थी। उस समय तो सभी लोग अक्षत पर हंस रहे थे। यहाँ स्टेज के पास अब काफी ज्यादा शोर हो रहा था। तभी कीर्ति सबको शांत करते हुए बताती है कि शक्ति स्टोन का ऐसे टूट जाना 2 कारणों से होता है। एक तो जब कोई बहुत ही ज्यादा हाई कल्टीवेशन वाला इस पर हाथ रखता है तो वो उसकी पावर को झेल नहीं पाती, या फिर जब शक्ति स्टोन की उम्र खत्म हो जाती है। उम्र खत्म हो जाती है, सभी के मुंह से निकलता है। कीर्ति कहती है, हाँ, जब शक्ति स्टोन बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाता है तो उसकी उम्र खत्म हो जाती है, तो उसका ऐसे टूटकर बिखर जाना नॉर्मल है। लोगों को अब समझ आया कि आखिर क्या बात थी। नहीं तो लोग हैरान थे कि भला गुप्ता फैमिली का लड़का इतना पावरफुल कब हो गया कि ऐसी शक्ति स्टोन को तोड़ने लगा।
लेकिन ये कहने के बाद कीर्ति के मन में चल रहा था, इस शक्ति स्टोन की अभी तो उम्र खत्म नहीं हुई थी, इसे मैंने अभी जल्द ही एकेडमी के खजाने से लिया था। फिर वो अपना सिर न में हिलाते हुए और धीरे से कहती है, छोड़ो भी, बाद में इस पर विचार करेंगे, पहले जो काम मिला है उसे पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर वो एक दूसरा शक्ति स्टोन अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकालती है और फिर अविनाश से उस पर हाथ रखने को कहती है। अविनाश उस पर हाथ रखता है तो कुछ ही देर बाद उस पर नंबर आता है मार्शल लेवल 8, जो कि उसकी सही कल्टीवेशन थी। लोग ये देखकर राहत की सांस लेते हैं, उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था। अविनाश अब स्टेज से नीचे आने लगता है, वो अपनी बहन को कुछ इशारा करता है, उसकी बहन उसका इशारा समझ जाती है और वो वहां से चली जाती है। अविनाश सोच में पड़ जाता है, आखिर वो लड़का था कहाँ से, मुझे उसके बारे में जानना है। इधर कीर्ति भी थोड़ा राहत महसूस कर रही थी कि सब ठीक था। वो अब एक एक करके सभी को स्टेज पर बुलाकर उनकी कल्टीवेशन पावर को चेक कर रही थी। अक्षत आप अपना मुंह लटकाए बाहर जा रहा था, वो दुखी था कि वह टेस्ट में सफल नहीं हो पाया। उसने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए, रोज भगवान से मनाता कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत हो जाए और फिर सो जाता। उसने तो इतने दिनों में यही किया था, तो दुखी होना स्वाभाविक था। हालांकि वो 3 साल से मास्टर भूमि से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे कल्टीवेशन करना सिखा दे, लेकिन जब उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत ही नहीं थी तो भूमि उसे कैसे सिखाती। भूमि ने जब देखा कि अक्षत की कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हो रही है तो फिर उसने अक्षत को दूसरी स्किल सिखाना शुरू कर दिया, जिसमें अक्षत महारत हासिल करते गया। अक्षत जब गेट के पास पहुंचा तो वो और भी दुखी हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके तो 1000 सोने के सिक्के भी चले गए, मतलब हाल तो वही हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, मार खाया 4 आने। वो कुछ सोचता है और फिर गेटकीपर के पास जाकर कहता है, क्या यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट नहीं होते उनके पैसे लौटाने की कोई रिफंड पॉलिसी है? अगर है तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो दोनों अक्षत को फिर से देखकर घबरा गए। अभी कुछ देर पहले ही ये लड़का उनके नौकरी खाने की बात कर रहा था और अब ये फिर से आ गया और फिर हमसे रिफंड मांग रहा है। गेटकीपर कहता है, यहाँ रिफंड करने की कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं दिए जा सकते। अब तो अक्षत का चेहरा अब और भी गिर जाता है। वो सोच रहा था कि एक तो टेस्ट में फेल हो गया, ऊपर से 1000 सिक्के भी चले गए, क्या ही बुरा दिन था आज। वो दोनों गेटकीपर समझ गए थे कि अक्षर जरूर अपने टेस्ट में फेल हो गया है, नहीं तो वो अगर पास हो गया होता तो हॉस्टल में ही रोक लिया जाता और फिर यहाँ आकर ये रिफंड की बात भी नहीं करता। उन दोनों को अक्षत पर तरस आ रहा था। अक्षत का चेहरा ही ऐसा उतरा हुआ था कि किसी को भी उस पर तरस आ जाता। लेकिन तभी अक्षत को अपना पुराना सवाल याद आता है। वो कहता है, आप सब ने बताया नहीं था कि मैं गेटकीपर की नौकरी कैसे पा सकता हूँ, मैं कम पैसे में भी काम कर सकता हूँ। ये सुनकर तो अब दोनों गेटकीपर का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। मतलब ये लड़का उनके नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, क्या यह आज उनकी नौकरी लेकर ही मानेगा? अब तो ये दोनों इसे यहाँ से कहीं भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो ये फेल हो ही चुका है, तो उसके पास पर्याप्त समय है इस चीज़ पर बात करने के लिए। दोनों गेटकीपर इशारों ही इशारों में कुछ बातें करते हैं और फिर एक गेटकीपर एक थैली लाकर अक्षत को पकड़ा देता है और कहता है, भाई ये लो, हमने तुम्हारा रिफंड कर दिया है, अब खुश, ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए था, अब तुम आराम से घर चले जाओ, यहाँ बिल्कुल भी मत रुको। अक्षत अपने पैसे वापस से देखकर खुश हो जाता है। उसका तो अभी जो दुखी मन था अब वो हंस रहा था। उसके हाथ में उसके पैसे जो थे, पैसे के आगे उसका दुख क्या टिकता। कहा जाता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जो सही भी है, लेकिन जब पैसे मिल जाते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। उन दोनों गेटकीपर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उन दोनों का इस लड़के से जल्द पीछा छूट जाए, नहीं तो ये लड़का उनकी ये नौकरी लेकर ही मानेगा, इसलिए ही उन दोनों ने अपने पैसे से उसको रिफंड किया था। अक्षत अब उस थैली से सभी सिक्के एक एक करके गिरने लगता है। वैसे भी ये तो उसकी पुरानी दुनिया की आदत थी, जो ऐसे तो छूटने वाली नहीं थी। सभी तो नोट गिनने की मशीन से नोट काउंट होने के बाद भी थूक लगाकर गिनते हैं, तो यहाँ तो बात ही अलग थी। उसे ऐसे सिक्के गिनता देख वे दोनों गेटकीपर अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। हे देवता, ये हम दोनों का पाला किस लड़के से पड़ गया है? मतलब एक तो हमने इसके पैसे अपने खाते में से लौटा दिए और यह ऐसे गिन रहा है कि जैसे हमने इसमें कोई कमी रखी हो। अरे भाई, उस पर बैंक मोहर लगा है, जिसका मतलब है इसे बैंक ने सुनिश्चित किया है कि इसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। अक्षत जब गिनती खत्म कर लेता है, उसमें पूरे 1000 सिक्के ही थे, तो वो उन दोनों को धन्यवाद करता है उसके पैसे लौटाने के लिए। अक्षत को अब खुशी इस बात की थी कि फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके पैसे तो बच गए। इधर श्वेता जो अक्षत के बैग में थी, वो सोचती है, वाह क्या बात है, ये तो बिना पावर यूज किए सिर्फ कुछ शब्द कहकर अपना सामान ले लेना, ये तो मास्टर का हिडन टैलेंट है। अक्षत अब काफी आगे आ गया था। वो अब जंगल में था, रास्ता काफी सुनसान था। अक्षत को डर लग रहा था कि कोई जंगली बीस्ट उसे रास्ते में ना मिल जाए। इधर श्वेता काफी धीरे से कहती है, अब तो बाहर आ जाओ, तुम कब से मास्टर का पीछा कर रही हो? श्वेता ने किसी को महसूस किया था कि कोई उसके मास्टर का पीछा कर रहा है, एकेडमी के गेट से ही।
तभी अक्षत के सामने एक लड़की अचानक से आ जाती है। अक्षत डर के मारे कहता है, अरे मम्मी बचाओ। लेकिन वो देखता है तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो अविनाश की बहन थी। अक्षत को उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो कहता है, अरे गुप्ता फैमिली की गुस्सैल जीनियस लड़की। वो लड़की थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या मैं तुम्हें गुस्सैल लगती हूँ? बताओ मुझे, मैं तुम्हें गुस्सैल लगती हूँ? अक्षत तो उसका ये रूप देखकर 2 कदम पीछे हो जाता है। वो सोचता है सभी सही ही कह रहे थे, ये गुस्सैल ही है और साथ में थोड़ी डरावनी भी। अक्षत कहता है, सॉरी अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा हो। वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, वैसे मेरा नाम अंजलि गुप्ता है और तुम्हारा? अक्षत को थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये लड़की यहाँ उसके सामने अचानक से कैसे हाजिर हो गई। क्या ऐसे टेस्ट नहीं देना है? और ये मुझे अपना नाम क्यों बता रही है? मुझे इससे क्या मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा अक्षत सोच रहा था। लेकिन अक्षत कुछ कहता नहीं। वो थोड़ा डर रहा था क्योंकि उसने अंजलि के बारे में काफ़ी डरावनी बातें सुनी थी, जैसे कि उसने अपने ही गार्ड को पीट दिया था, वो भी बड़े ही बुरे तरीके से, जबकि गार्ड ने कोई गलती भी नहीं की थी। वो कहता है, मेरा नाम अक्षत सिंह है। अंजलि अब सोच में पड़ जाती है। उसे किसी भी ऐसे बड़े फैमिली का नहीं याद आ रहा था जिसका सरनेम सिंह हो, और उसने तो कभी भी सिंह सरनेम के किसी पसंद का नाम तक नहीं सुना था। वो आगे कहती है, क्या तुम किसी बड़े फैमिली से हो? अंजलि की आंखें अक्षत के ऊपर ही थी। उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही था। अक्षत थोड़ा घबरा रहा था। उसे इस जंगली शेरनी से डर जो लग रहा था। अक्षत कहता है, वो मैं किसी फैमिली से नहीं आता। सच कहूं तो मेरा यहाँ कोई फैमिली है ही नहीं। अंजलि अपनी आंखें और तीखी करते हुए कहती है, वैसे तुम कहाँ रहते हो? अक्षत कहता है, मैं स्पीति वैली के पहाड़ी पर रहता हूँ। अंजलि सोचने लगती है, जहां तक मैंने सुना है कि स्पीति वैली के पहाड़ी पर कई खतरनाक बीस्ट रहते हैं, और अभी हाल ही में कुछ लोगों का कहना था कि वहां कोई बहुत ही हाई लेवल का बीस्ट भी रहता है। अब तो मेरा शक इस पर और भी बढ़ते जा रहा है। इधर अक्षत के दिमाग में चल रहा था कि ये मेरी पहचान और पता क्यों पूछ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो और सामने CID का ऑफिसर पूछताछ कर रही हो। आखिर इसका ऐसा करने का क्या मतलब है? कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है? कहीं इसे पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है मुझसे? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि एक बड़ी फैमिली की लड़की मुझसे बातें करने के लिए यहाँ तक चली आई? मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक लड़की जो बहुत ही गुस्सैल है वो मेरे प्यार में गिर जाएगी। मैंने तो एक मूवी में देखा था कि जब किसी को पहली नज़र वाला प्यार होता है तो वो अपने प्यार के बारे में जानने के लिए उसका पीछा तक करता है। हाँ, तभी तो ये मुझसे मेरा नाम और पता पूछ रही है। अरे पसंद करती हो तो बोल देना चाहिए, ऐसे डरा कर मुझसे मेरा नाम पूछने की क्या ज़रूरत है? मुझे अपनी साइड क्लियर कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये बाद में मुझे पर धोखे का इल्ज़ाम भी लगा सकती है। अक्षत अब किसी हीरो की तरह अपना पोज बनाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, ऐसा इस उम्र में हो जाना आम बात है। अंजलि को अक्षत की बातें समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहता है। अक्षत आगे कहता है, देखो मैं तुम्हें अपनी तरफ से सब कुछ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो मैं पहले ही किसी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। लेकिन अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। धीरे धीरे मैं तुम्हें भी पसंद करने लगूंगा। ये सुनकर तो अंजलि के दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। उसने तो सोचा था कि ये अपनी सच्चाई बताने जा रहा है, लेकिन ये तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है। अरे शक्ल भी देखी है इसने अपनी आईने में, एवरेज ही दिखता है, ऊपर से किसी बड़ी फैमिली से भी नहीं है, तो ये सोच भी कैसे सकता है? अरे मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैमिली के लड़के तैयार हो जाए तो मुझे इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बनना है? और क्या कहा इसने कि यह मेरी भावना को समझ रहा है? अरे क्या खाक तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई जान आई हूँ, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने नहीं। और लास्ट में क्या कहा कि इसके दिल में पहले से ही एक लड़की है और मुझे भी यह अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा और धीरे धीरे पसंद भी करने लगेगा। अरे मुझे तुम जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं बनना है जो एक लड़की के साथ नहीं है और दूसरे के बारे में सोचता है। ऐसा सब अंजलि के दिमाग में चल रहा था। पर अंजलि के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसका चेहरा जरूर लाल हो गया था अक्षत की बातें सुनकर। उसे आज तक किसी लड़के ने ऐसे प्रपोज नहीं किया था। सभी उससे डरते थे, तो किसी भी लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे कोई प्रपोज करे। वो सुंदर तो थी और कई बड़े फैमिली के लड़के पसंद भी करते थे उसे। पर वही बात थी कि जंगली शेरनी को कौन प्यार करें, कहीं उसने उस पर हमला कर दिया तो। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ ये स्टोरी आगे के चैप्टर तुरंत जल्दी लाइए, तो मैं आगे चैप्टर आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाकर डालने का कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।